पैरामीटराइजेशन आपका तो हुआ नहीं, फिर क्लियर कम होता होगा। पैरामीटराइजेशन आपका नहीं हुआ है, क्लियर कम हो रहा होगा आपका। चलो उसको छोड़ो, अब पैरामीटराइजेशन से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। अब आपकी डेटा टेबल क्लास है, उसको आप देख लेना एक बार, फिर आपका कोई भी इशू है उससे पूछते रहना आप। अब डेटा टेबल के जितने भी वर्क रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, सब डेटा टेबल के मेथड, यहाँ पे डेटा टेबल लिखना होगा, डेटा टेबल, ठीक है। और जितने भी आपके मेथड हैं सिर्फ रन टाइम पे वर्क करेंगे। जैसे ही रन सेशन एंड होगा वैसे अपने ही प्री कंडीशन में पहुँच जाएगा, ठीक है। डाट की आपने यहाँ पे जैसे ऐड सीट करना, तो रन टाइम पे कोई सीट ऐड होगी, रन सेशन जब तक आपका रहेगा तब तक वो रहेगी, रन सेशन एंड होते ही आपका वो चला जाएगा। ये QTP की फंक्शनलिटी है। हमने डेटा टेबल किया है यहाँ पे, एक है आपका यहाँ पे ऐड सीट, ठीक है। तो ऐड सीट आपने यहाँ पे करोगे आप, तो सीट का नेम आप प्रोवाइड करोगे आप। देखो ऐड सीट करोगे क्यों आप, पहली चीज़ आप यहाँ पे देखते हो कि जितने भी एक्शन होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्या होती है, उनकी एक सीट होती है उसी नेम से। जैसे एक्शन 1 आपने एक बनाया था तो एक्शन 1 भी एक सीट होती है। अगर हम एक एक्शन और भी बनाते हैं हम, तो एक्शन 2 नाम बनेगा आपका वहाँ पे एक, और एक सीट भी बनेगी। और यहाँ पे ग्लोबल होता है जो टेस्ट के रिस्पेक्ट में रहती है। अब न्यू सीट इसलिए हम करते हैं कि अगर हमको एक्सटर्नल सीट चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा सीट इसलिए चाहिए कि यहाँ पे डेटा ऑलरेडी है, मान लो यहाँ पे भी डेटा ऑलरेडी है, और बाहर से कोई डेटा हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंपोर्ट जब जिस पे भी करेंगे तो यहाँ के डेटा को ओवरराइड कर देगा। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, अगर आप एक्शन 2 में इंपोर्ट करें, आपने एक्सटर्नल सीट का, एक्सटर्नल वर्कबुक का कोई भी एक सीट की डेटा इंपोर्ट करते हो आप किसी भी सीट में, तो जो ऑलरेडी होती है वो गायब हो जाती है, और जो इंपोर्ट किए रहते हैं वही रहता है आपका। अगर हमें नीड ऐसा हुआ कि हमारा ये भी चाहिए और हमको एक्स्ट्रा भी चाहिए जो हमारा बाहर से आ रहा है, तब आप नहीं कर पाओगे आप। तब मतलब ये होता है कि आपका जो ऑलरेडी है वो हट जाएगी, इसलिए ये होता है कि हमको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लें हम। तो एक्स्ट्रा सीट लोकल की तरह बिहेव करेगी या फिर ग्लोबल? किसी की तरह नहीं, एक सीट होगी जहाँ से डेटा आप उठा सकते हो बस, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, क्या बोले आपने? मेरे क्वेश्चन में कि वो जो सीट आएगी वो ऐसा लोकल सीट रहेगी या ग्लोबल सीट रहेगी? अच्छा, लोकल सीट किसे कहते हैं, ग्लोबल किसे कहते हैं? सीट होता है कि एक एक्शन के लिए होती है जो उसी एक्शन के नेम से होती है, और ग्लोबल होती है कि वो पूरे टेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक्शन। तब तो आप देखो हर एक टेस्ट के रिस्पेक्ट में आपका ग्लोबल सीट है, ठीक है, ये ऑलरेडी है, तो दूसरी ग्लोबल नहीं बन सकती है। और आपके पास अगर एक ही एक्शन है और यहाँ पे सेम नेम का दूसरा एक्शन नहीं बना सकते हो आप सीट, ठीक है, तो फिर लोकल कैसे हो सकती है? किसी भी एक्शन की एक ही लोकल होती है, आप जानते हो, तो दो कैसे होगी फिर? टेस्ट के लिए भी एक ही ग्लोबल होगी। हाँ, मतलब वो ग्लोबल भी नहीं है, लोकल भी नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा सीट है, बस हमने यही बोला। ना तो लोकल हो सकती है, ना तो ग्लोबल हो सकती है। तो उससे पूरा टेस्ट पैरामीटराइज कर सकते हैं। कैसा पैरामीटराइज? पैरामीटराइज के लिए अगर मैं यूज़ करूँ, सीट में मेरा कुछ डेटा है, मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ डेटा, कुछ कॉलम से डेटा के पहले एक्शन में पैरामीटराइज करें, कुछ कॉलम, 3 कॉलम में डेटा है भाई, आप एक्स्ट्रा सीट है, अगर डेटा वहाँ पे है तो यू कैन पुल देयर, तो फॉर पुल फ्रॉम, मतलब हर एक एक्शन के लिए उठा सकते हैं। 3 एक्शन है, तो 3 एक्शन के लिए उठा पाएंगे? क्यों नहीं उठा पाओगे आप? इससे अगर हम यहाँ पे जाएं से, जैसे संदीप यहाँ पे मैंने सपोज ऐड कर दी शीट, हाँ, और उसको हमें यूज करना है पैरामीटराइजेशन, तो हम उसको कॉमा करके 2 देंगे ना? नहीं, जो भी नंबर होगा उसका, जो भी नंबर एड्रेस यहाँ पे ऐड हुआ, हाँ 3 देंगे। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे किया न्यू सीट, ठीक है। जैसे अगर आप एक्सेल में करते हो ना, आप यहाँ पे ऐसे हटा के यहाँ पे ऐसे कर लेते हो, रिप्लेस कर लेते हो, यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाओगे आप। तो जो नंबर अगर आप रन टाइम पे कोई आता है रन टाइम पे, तो आप प्लेस भी चेंज नहीं कर पाओगे आप। तो जो जिसका नंबर जैसे रहेगा वैसे ही ऑर्डर आएगा। हम यहाँ पे जाए तो नेम आप प्रोवाइड करो आप। हम आपको वेट लगा के इसलिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम वेट 2 किया आपने, यहाँ पे मान लो हम डिबग करने जा रहे हैं, डिबग किया आपने यहाँ पे F11 किया आपने यहाँ पे, ठीक है। डेटा के अंदर आप जाके देखो, आपका एक नई सीट ऐड है इस नेम से, ना तो कोई लोकल है ना तो कोई ग्लोबल है, बस एक सीट है जहाँ से डेटा आप पुल कर सकते हो आप। क्लियर है?
डेटा भाई अब सीट आई है तो किस लिए आई है? डेटा रखने के लिए, उठाने के लिए या देने के लिए, बस इसीलिए होगी ये। स्टॉप करो। तो ये ऐड सीट क्लियर हुआ। क्यों ऐड करते हैं हम लोग, ये भी क्लियर हुआ, क्योंकि अगर हमको एक किसी भी ऑलरेडी एक्शन पे, ठीक है, ऑलरेडी एक्शन को किसी को भी विदाउट डिस्टर्ब किए हम डेटा कहीं से उठाएं और अपने किसी एक्शन में हम रख लें हैं। जैसे अगर हम ऑलरेडी डिस्टर्ब, अगर ये है यहाँ पे कोई भी डेटा उठाओगे और यहाँ पे रखोगे आप, तो जितनी होगी सारी की सारी गायब हो जाएंगी। तो विदाउट डिस्टर्ब किए किसी भी एक्शन को हम एक नया सीट ऐड करते हैं और बाहर से वाली डेटा हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। बस इतना ही वर्क होता है। और आप यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये भी कर सकते हो, बस इतना ही है। अगर आपके पास डेटा यहाँ पे नहीं है तो नई सीट मत ऐड करो, आप यहीं पे डेटा आप इंपोर्ट कर लो, आप जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है यहाँ पे। जो ये नई सीट ऐड की है, इसमें हम आउटपुट वैल्यू का डेटा रख सकते हैं? कोई भी रख सकते हो, आउटपुट इनपुट कोई भी रख सकते हो। आउटपुट का जब हम उसको क्रिएट करने जाते हैं तो पूछता है ग्लोबल या लोकल, तो ना भी ये ग्लोबल है ना लोकल है। तो सीट का नेम दे सकते हो ना आप। अच्छा। आप जब डेटा उठाते हैं तो ग्लोबल या लोकल बोलता है और आपको सीट का नंबर भी पूछता है। पैरामीटराइजेशन में आप नहीं देखे थे? हाँ, उसमें तो दे सकते हैं। हाँ, तो आपका सीट का नंबर दे सकते हो आप। हाँ, ये तो मैंने किया था, इससे तो हो रहा था। यूज ऑफ ऐड सीट मेथड। देखो यहाँ पे इसने रन टाइम पे ऐड किया था और फिर आपको जैसे रन सेशन एंड हुआ वैसे आपको ये गायब हो गया जो नई सीट ऐड हुई थी। तो ऐड क्लियर करना क्लियर हुआ, डेटा टेबल लिखो आप, डॉट करो, मेथड आएगा आपका, कोई भी एक नेम दे दो, बस इतना ही था। इसको एक बार जितना भी हम करें बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना हर एक मेथड की, बस इतना ही हम चाहते हैं। एक बार आप इस स्क्रिप्ट को सिर्फ रन करोगे, एक बार डिबग नहीं रन करोगे। मेरी एक क्वेरी है कि वेट करने के बाद वो रुका क्यों रहता है 2 सेकंड के बाद भी? वेट 2 का मतलब 2 सेकंड के बाद फिर टेस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन मैंने जब कल कर रहा था, मैंने ये किया था, तो उसमें क्या हुआ, वेट 2 के बाद भी वो स्टॉप नहीं हो रहा था। क्यों? पता नहीं। आपका सिस्टम खराब होगा फिर याद। लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा हूं। अब देखो 2 सेकंड तक चल रहा है, फिर चला गया। उसमें नहीं हो रहा था, मेरे को मैनुअली वो स्टॉप करना पड़ रहा था। नहीं, मैं उसको रन कर रहा हूं। चलो अच्छा ठीक है। और एक और आता है इशू, कभी-कभी उसमें ना WHO जो मैनेजर होता है, तो आप क्या काम करना जानते हो? ये डेटा टेबल सीट डेटा टेबल का आज से हम क्लियर कर देंगे और कल दूसरी क्लास हो जाएगी, ठीक है? ये तो करना, अगर आप छुट्टी लिए हो तो जो वीडियोस लेके जाना, आप पूरे वीक में आपको 2-3 बार वीडियो देख लेना पैरामीटराइजेशन का। तो फिर आपको जहाँ तक आप पहुँचते हो, क्या आपका लेवल होता है वो हमको बताओ आप, फिर क्या कन्फ्यूज़न है वो आप बताओ आप, या तो 1 घंटे पहले आप आ जाना, ठीक है? फिर अगर आप वीडियो सही से देखो 2-3 बार आप, तो हमें कम टाइम लगेगा आपको बताने में, ठीक है? 2-3 बार आप देख लो, बस क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अगर आप छुट्टी करते हो तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा, या तो फिर आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तब पर भी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आप 3 घंटे पहले स्टार्ट, फिर आपका ये कंटिन्यू, मतलब 6 घंटे, फिर या तो 5 घंटे, या तो फिर अलग टाइम में हमारे पास सैटरडे और संडे होता है। आपके पास वीक में टाइम है, 1-1 घंटे आप देख लो वीडियो को, शॉर्ट ही है आपका, 4 पार्ट में है, 4 दिन में देखोगे तब पर भी क्लियर हो जाएगा पैरामीटराइजेशन क्या होता है। मोबाइल में चल जाता है सारी वीडियो? हाँ शायद चल जाता है, नहीं होता तो कन्वर्ट कर लो ना आप, वैसे मोबाइल में चल जाता है। हाँ, अगर नहीं सपोर्ट करता है तो जो भी आपका है वो कन्वर्ट करके आप रख लो आप, ठीक है? चलो अच्छा, क्योंकि पैरामीटराइजेशन मस्ट है आपको जानना। देखो अब नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे जितने भी मेथड हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि मेथड का बिहेवियर क्या है, यहाँ पे नेचर क्या है, पहले उसको जान जाओ, फिर हम उस पर सिनेरियोस करेंगे। हम कंट्रोल V करो आप, यहाँ पे डॉट करो। दूसरा क्या है आपका यहाँ पे डिलीट सीट। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है डिलीट सीट करने का, यहाँ पे कि रन टाइम पे कोई भी सीट डिलीट कर सकते हो आप। तो आप कोई भी पूछ सकता है कि क्या यूज़ है इसका, क्यों दिया गया है, तो आगे हम ये क्लियर कर सकते हैं आपका। जैसे कि अगर हमारे पास देखो लिमिट कितनी होती है 255 सीट की ऐड करने की किसी भी एक वर्कबुक में। सिर्फ आपको जानना है एक नॉर्मल एक्सेल की यही नेचर होती है कि 256 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ग्लोबल एक रिजर्व होता है, तो हमारे पास कितने सीट हो सकते हैं 255, क्योंकि ये एक्सेल को ही आपका वर्क करता है, उठा के इम्पोर्ट करता है। अब सोचो कि अगर हमारे पास हमने एक्सेल बेस्ड हाइब्रिड फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है, फिर हमारे पास ये होता है
कि हम सपोज दैट हमने यहाँ पे 250 एक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं, हमको 10 एक्शंस ऐड करने हैं, सीट ऐड करनी है। अब क्या करोगे आप? अब आपको 5 और भी ऐड कर सकते हो, बट और 5 जो एक्स्ट्रा 5 है वो नहीं कर पाओगे आप। तो हम कर सकते हैं ना, जिस सीट की नीड ख़त्म हो गई है, ऐसे अगर आप यहाँ पे पहुँचे हो, आप किसी एक लेवल पे रन कर रहे हो आप, वहाँ पे आप बोलते हो आप कि यहाँ पहुँचने के बाद एक सीट ऐड हो जाए और एक क्या हो 2-4 डिलीट हो जाए आपकी, तो वो केवल रन टाइम पे डिलीट होगी, रन टाइम पे डिलीट होगी, रन टाइम चली जाएगी। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं जैसा आपको यूज़ करना हो। जैसे हम लोग ये भी करते हैं ना कि आपको अभी बताया जाएगा एक्सपोर्ट सीट, ठीक है। एक्सपोर्ट एक होता है, एक एक्सपोर्ट सीट, 2 मेथड होते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपके डेटा टेबल के अंदर जितनी भी सीट्स हैं विद द डेटा एक्सपोर्ट हो जाएंगी आपकी स्पेसिफिक लोकेशन पे। जो भी आप देखो, ये जैसे आपका रन टाइम पे यहाँ पे 4 एक्शंस है, मान लो 4 सीट है, तो चारों में डेटा है। मान लिया कि आपका यहाँ पे क्या होता है कि डेटा सिर्फ अगर आप राइट किए हो, अगर रन टाइम पे राइट किए हो तो रन टाइम पे ही रहेगी। ये तो हमने जो आपका स्टैटिक अप्रोच फॉलो किया है ना, यहाँ पे हमने खुद ही डेटा दिया है अपने मैनुअली। रन टाइम डेटा अगर आप राइट करते तो रन टाइम पे आती, और जैसे रन सेशन एंड होता है चला जाता। और सपोज दैट आप चाह रहे थे कि हम देखना चाहते हैं बाद में रिपोर्ट, तब क्या करते हैं आप? एक्सपोर्ट करते हैं आप, तो हमेशा क्लियर हो जाता है आपके डेस्कटॉप पे, आपके सी में, टी में। और उसमें से कोई एक सीट नहीं चाहते हो कि वो एक्सपोर्ट हो, तब क्या करोगे आप? एक्सपोर्ट करने से पहले डिलीट कर लो आप, देन एक्सपोर्ट कर दो आप। तो सिर्फ ये ऑप्शंस है, क्या आप कर सकते हो आप यहाँ पे। नहीं ज़रूरत है, हम डिलीट सीट का कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई यूज़ ही नहीं रहता है। हाँ, ऐसा अब ये लोग क्लास में पूछ सकते हैं कि क्यों यूज़ करते हो, क्या क्यों ऑप्शंस दिया गया है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं आपको। बट ऐसी कोई यूज़ नहीं है आपको। अगर आप ऐसा सिनेरियोज मिलता है तो आप करना फिर, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे गए, डिलीट सीट किया हमने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डिलीट सीट करने के बाद क्या बोला है? सीट की आईडी या नंबर। आईडी के लिए हमने बोला है यहाँ पे सीट का नेम या नंबर। सीट के नंबर क्या हो सकते हैं? डीटी लोकल सीट, या सीट का नेम, या तो आपको सीट का नंबर, कुछ भी आप दो यहाँ पे आप। और हमने यहाँ पे पास किया इसको 1, ठीक है। अगर हमने 1 किया यहाँ पे, वेट टू इसलिए हम दिखा रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि आपको शो हो, थोड़ा सा रुकेगा तभी तो शो कर होगा। जैसे ये रन होगा चला आएगा, चल जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी इसलिए लगा दे रहा हूँ, या तो डिबग करो आप, बस इतना डिबग करो आप ऐसे। यहाँ पे आप आए, कोई भी सीट डिलीट हो सकती है, इवन ग्लोबल भी। हमने 1 पास किया है ना, तो आपका ग्लोबल डिलीट हो गई। हम यहाँ पे 2 पास किए हुए थे, और लेकिन आप एक साथ दोनों डिलीट नहीं हो सकती हैं, एक टाइम पे एक ही डिलीट होगा। जैसे एक लाइन क्या करता है आपका, किसी एक को डिलीट करेगा एक टाइम पे। कंट्रोल C किया हमने यहाँ पे। जैसे आप ये पूछते हो, बताओ ये पॉसिबल है? कोई भी एक वर्कबुक विदाउट सीट का रह सकता है? हाँ, कोई भी एक वर्कबुक विदाउट सीट का रह सकता है। अगर ऐसा नॉर्मली पॉसिबल है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी होना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी हो आपके यहाँ पे, जो पॉसिबल होते हैं वो मैनुअली वही कर पाएगा। यहाँ पे QTP ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप किसी भी एक्सेल को ओपन करो, आप तीनों से डिलीट नहीं कर सकते हो, 2 डिलीट कर सकते हो, बट लास्ट वाला नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो अगर आपको देखना ही था तो दूसरे में वो उसका नंबर भी चेंज हो जाता है ना। हाँ, तो मेरा वो 1 हो जाता है, तो और अगर आप मान लो यहाँ पे 1 कर दो, हाँ यहाँ पे आप आओ, ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्कबुक विदाउट सीट का नहीं रह सकता है। इसका नाम दे देना सर, एक्शन। अभी आप घर पे देना, नंबर जब दे रहे हैं नहीं कर पा रहा है तो नेम से कैसे करेगा भाई? नंबर तो एक ही बचा देना आपको यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे करो जिससे लॉजिकली रहे आपका, कि मतलब कुछ निकले आपका। नेम दोगे तो क्या मतलब बनता है वो बताओ? नंबर से कोई श्योर हो तो नाम क्यों से तो बिल्कुल क्यों वही स्पेसिफाई कर ऐसा इशू क्यों आएगा नंबर से? अब जैसे अगर आपको छोटे मोटे ऐसे क्रॉस करने चाहिए, घर पे भी कर सकते हो आप, कि नियम से भी करके देख लें हम, ठीक है। आप यहाँ पे आए हुए 2.5 घंटे 3 घंटे, उसका यूटिलाइज करो सही क्वेश्चंस पे, जो रियली वैसे क्वेश्चंस हों।
हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग है ना? हाँ हाँ। यूज़ ऑफ ऐड सीट था आपका यहाँ पे, फिर आपका डिलीट सीट, फिर आप यहाँ पे आओ डेटा टेबल, फिर आपका होता है डॉट करो आप यहाँ पे, ऐड सीट हुआ, डिलीट सीट हुआ आपका यहाँ पे। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट सीट बताने से पहले आपको यहाँ पे जानना होगा इंपोर्ट और इंपोर्ट सीट, ठीक है। सारे मेथड बताएंगे, बट जैसा हमको सीक्वेंस सही लगता है वो हम बताएंगे पहले। तो इंपोर्ट का मतलब है आपका यहाँ पे आपको इंपोर्ट और फाइल का नेम पास करो आप, ठीक है। देखो यार कंट्रोल एस को देखो, पहले आप डेस्कटॉप पे ही चले जाओ, कंट्रोल एक्स, और आपका जो ये फोल्डर है यहाँ पे रख लो आप डी ड्राइव के अंदर। ये QTP क्लास है आपका यहाँ पे, क्लास 3M, और आपका डेटा टेबल मेथड्स ये वाला फोल्डर है यहाँ पे, कंट्रोल V डायरेक्ट, ठीक है। F2 करो आप यहाँ पे, इसका नेम हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, डेटा अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सएलएस बना है 2007 का, XLSX बना है ये, ठीक है, ये फाइल। तो यहाँ पे आप जाओ, इसका हम पाथ उठा लेते हैं हम यहाँ पे। देखो पहले इसके अंदर कुछ डेटा हम लिखते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका नेम, सिटी, ADR, फिर आपका है यहाँ पे मोबाइल, फिर आपका है यहाँ पे PH, नेम इंडिया 1, ठीक है। सिटी आपका दिल्ली 1, एड्रेस आपका ADR 1, मोबाइल है आपका यहाँ पे 8447111093, PH है आपका यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, इसको उठाओ आप यहाँ पे 20-21 डेटा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको भी उठाओ आप यहाँ पे, कंट्रोल C, शीट नंबर 2 में हम रख ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम शीट नंबर 3 में, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखो सीट नंबर 3 है ना, पहचानने के लिए कौन सा सीट थी। इंपोर्ट के टाइम पे आपको सेम डेटा रहेगा तो पहचान नहीं पाओगे ना, आप कुछ डेटा डिफरेंट कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये था ऐसे। ये सीट 3 हो गई, यहाँ पे मैं इसको सीट 2 बना दे रहा हूँ, सीट 2, और बोल्ड कर देना जिससे आपको क्लियर रहे कि कौन कैसी सीट है थी, क्योंकि डेटा सेम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सीट 3 बोल्ड, अच्छा ये सीट 1 हो जाए, ठीक है। आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा सीट किस में जा रहा है इससे, क्योंकि डेटा सेम था इसलिए ऐसा किया। ये आपका कंट्रोल C, ये पाथ है आपका पूरा। फिर हमने यहाँ पे बोला था आपको कि इंपोर्ट, फिर आपका यहाँ पे पाथ दिया जाएगा ऐसे, फिर आपका ये है ऐसे यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर आपका है यहाँ पे फाइल, डॉट आपका है यहाँ पे XLSX,
ये है आपका यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। हमने यहाँ पे वेट और 2 किया, फिर आप यहाँ पे आते हो इसको डिबग फ्रॉम द स्टेप, आपने यहाँ पे F11 किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जिस वर्कबुक को आपने इंपोर्ट किया था उसकी पहली सीट ही पहले में आई है, उसकी दूसरी सीट कहाँ पे आई है, यहाँ पे दूसरे में आई है, और ऑलरेडी डेटा क्या था आपका XYZ 1 2 3 4 था ना आपका यहाँ पे, वो आपकी डिलीट हो गई है, हिडन हो गई है, और जो फ्रंट पे है उसी को आप एक्सेस भी कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से आप जो हिडन डेटा है उसको नहीं उठा पाओगे, आप वो किसी काम का नहीं रह गया अब आपके, मतलब वो एक तरह से बोल दो आप डिलीट हो गई है, डिलीट हुई हो या नहीं हो हमें नहीं पता है, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो आप अब रन टाइम पे, ठीक है। पहला पहले में गया, सेकंड सेकंड में गया, थर्ड के लिए कोई स्पेस ही नहीं था, क्योंकि दो आपके पास स्पेस था 2 सीट को रखने की, थर्ड वाले के लिए स्पेस नहीं था, तो वो सीट नहीं आई है। जैसे था ना कोई ग्लास हो आपका, कोई विड्थ ज़्यादा हो, उतनी चीज़ें आएंगी जितनी इसके पास स्पेस होगा। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था तो नहीं हो पाया, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इंपोर्ट से पहले हम यहाँ पे क्या करें, हम देखो डेटा टेबल आपने ऊपर बनाया है, एक सीट ऐड कर लो आप, जितनी शीट रहेंगी में एडिट होंगी उतनी ही वहाँ पर आएगी। हाँ भाई, बाहर से आ रहा है 3, आपके पास 2 है, तो तीसरा कहाँ पर रखोगे आप, तो वो नहीं आती है, फिर आपका 1 1 में 2 2 में आपका थर्ड नहीं आती है। अब आपके पास रन करने से पहले क्या होगी, 3 सीट है यहाँ पे, तो पहला पहले में, सेकंड में आएगी, थर्ड में, और यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको डिस्टेंस बता सको आप कि आपका पहला कहाँ पे जाए, सेकंड कहाँ पे जाए, थर्ड कहाँ पे जाए, वो ऑटोमेटिकली आपका पहला पहले में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, क्योंकि हियर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। हम यहाँ पे फिर से अगेन अगर हम यहाँ पे रन करें, F11 किया हमने यहाँ पे डिबग फ्रॉम द स्टेप, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे चलो F11, ठीक है, एक नई सीट ऐड हुई, ठीक है, जो ऑलरेडी है ये 2 आपकी गायब हो जाती है डेटा जो बाहर से आती है, हम इस पर रेट डिस्कस कर रहे थे। F11 किया आपने, पहला पहले में, थर्ड में आया आपका यहाँ पे, सेकंड में सेकंड का आया डेटा, थर्ड में थर्ड का आया, क्लियर ये इतना। तो आपके पास इंपोर्ट सीट है, तो किसी भी एक वर्कबुक का फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप पूरी की पूरी वर्कबुक इंपोर्ट कर रहे हो आप, इसमें एक स्पेसिफिक सीट नहीं कर सकते, नहीं, अब मेथड जो आप फॉलो करोगे वही करेगा ना आपका यहाँ पे। यूज़ आप यहाँ पे था आपका इंपोर्ट मेथड, ठीक है, और इंपोर्ट का अपने नेम से बता रहा है कि ये फुली इंपोर्ट करेगा, ठीक है, पूरा वर्कबुक, और यहाँ पे वो अपने नेम से सारे मेथड बता रहे हैं कि हम क्या करते होंगे। फिर आप चलो आगे यहाँ पे एक है आपका यहाँ पे यूज़ ऑफ, ये आपका सभी पे करता है यूज़ जैसे एक्सेल हो गया, इंपोर्ट, नोटपैड होगा, ये नोटपैड पे कैसे आ गया यहाँ वर्कबुक में आपका ऐड है, नोटपैड भी तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ना, कहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, नोटपैड से भी डेटा हाँ कर सकते हैं। कैसे, इंपोर्ट सीट शायद होता है उसमें, इंपोर्ट सीट से नोटपैड से भी आता है डेटा, किया था मैंने कल। अब हमें ये देखो यहाँ पे अगर आप देना आप चाहते नोटपैड में डेटा रखो, टेक्स्ट फाइल होगा उसका भी। ये, चलो अगर ऐसा रखो, देखो नोटपैड में भी ना अगर आप पैडिंग करके रखते हो आप डेटा, तो कॉलम वाइज जा सकती है यहाँ पे, आप उसको डेलीमीटर उससे 2 टैब स्पेस से, हाँ उससे हो सकता है आपका यहाँ पे कि अगर आप टैब स्पेस से आप रखो यहाँ पे, तो ये डेटा आपकी इंपोर्ट हो सकती है। कंट्रोल C करो आप यहाँ पे, ओके करो आप, यहाँ पे आप जाओ इसको, अच्छा देखो यहाँ पे कंट्रोल V स्लैश करो आप यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डेटा, कंट्रोल C, कंट्रोल V डॉट आपका यहाँ पे txt,
इसका अगर टाइप की यहाँ पे करते हो तो आपका वो पहला कॉलम सेकंड में चला जाता है ऐसे। पहली लाइन हमेशा आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये स्टॉप करो, वर्ड भी हो जाता है ऐसे आपका है। हाँ, इसके पास लेकिन पहले ही सीट रहेगी, पहले ही आपके वर्कबुक में आएगी ये। अगर वो वैसी लाइन में लिखी होगी तो नहीं आएगी। नहीं, तब पर भी आएगी आपकी यहाँ पे, लेकिन दिक्कत ये रहेगा ना, तब आपकी एक ही रो में आएगी यहाँ पे, एक ही कॉलम के अंदर। जैसे अगर हम जाए यहाँ पे, हमारे पास अगर यहाँ पे जाए, हमें ऐसे टैब स्पेस देते हैं हम यहाँ पे, तो ये 2 कॉलम हो जाएगी। यहाँ पे आप जाओ ऐसे 2 कॉलम, क्योंकि यहाँ पर जब हम FSO पढ़ाते हैं तो ये आपका कॉलम काउंट भी निकलता है। कंट्रोल स्पेस करो आप यहाँ पे आप जाओ इसको अगेन, यहाँ पे आप आओ, डिवो फ्रॉम द स्टेप, ठीक है। 2 कॉलम ऐसे हो जाएंगे आपकी, अगर आप टाइप देते हो तो, नॉर्मल स्पेस नहीं लेकिन। तो इंपोर्ट क्लियर हुआ आपका यहाँ पे। देखो यूज़ ऑफ एक होता है आपका इंपोर्ट सीट, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, सपोज दैट हमारे पास है यहाँ पे, देखो इसी वर्कबुक को आप उठाओ, यहाँ पे कंट्रोल C करो आप यहाँ पे। देखो अगर आपको ये जो पाथ दे रहे हो आप, ये पाथ आप न दे के आप इस फुल पाथ, आप इसको रिलेटिव पाथ देना स्टार्ट करो आप। मतलब हमारा ये है कि आगे आप अपने प्रैक्टिस में इसको ही रखो आप। जैसे हम यहाँ पे जाएं ऐसे, आपका जो देखो ये आपका क्या है, टेस्ट है, ठीक है। ऊपर के पाथ से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हम आपको फोल्डर देंगे तो आपको ये वाला फोल्डर देंगे, चाहे जहाँ पे भी उठा के रखो आपका वर्क करेगा ये। इसका मतलब ये होता है हमारा कि जो आपकी इंडेक्स फाइल होती है वो आपकी ये होती है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी डेवलपिंग किया होगा तो HTML या किसी में भी, तो वहाँ पे भी एक होता है इंडेक्स फाइल या तो होम होता है। जितने भी इमेजेस रखे जाते हैं तो कहीं एक फोल्डर में रखे जाते होंगे, मेन एक फोल्डर होता होगा, इसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स होते होंगे, जहाँ पे एक में CSS रखा होगा, एक में JS रखा होगा, JS वाली फाइलें, एक में आपके इमेज रखे होंगे, एक में आपके कंटेंट वाले पेज रखे होंगे, कहीं आपका सोर्स रखा होगा। तो सभी फाइलें कैसे जुड़ती होंगी, सोर्स पेज पे वो लोग अपलोड कर देते होंगे, होस्ट करने के बाद कैसे वो लोग इंजेक्ट करते होंगे, कहीं पाथ कैसे मिलेगा उसको, कि वो सोर्स फाइल जहाँ से है उससे वो लोग रिलेशन बनाते हैं। वैसे हमारा क्या है यहाँ पे, एक्शन 0 क्या है हमारा यहाँ पे, सोर्स फाइल है। एक लेवल ऊपर गए हम, तुरंत हमको ये मिल गया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो कि आप एक लेवल ऊपर जाने का मतलब था, यहाँ पे जाओ आप ऐसे, और डिलीट किया हमने यहाँ पे, और डबल डॉट बैकस्लैश, ठीक है। आगे हम आपको ये मेथड के थ्रू बताएंगे, तो कहीं पे भी आपका वो चीज़ें रहे आपकी, वो रिलेटिव पाथ बन सकती हैं। यहाँ पे आप गए, F11 किया आपने यहाँ पे, और आपका अब भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम मेन फोल्डर कहीं पे अगर हम रख के दे दें, तो अपने मशीन पे अगर आप रखोगे आप, तो आपको पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो आपको ये बार बार पाथ चेंज करना होता। तो ये अगर आपको सोचो कि हम कैसे बनाए हैं यहाँ पे, कि पहले हमारा D है, फिर हमारा क्या है QTP क्लास है, फिर बैच हमारा 3 PM है, फिर उसके अंदर आपका टेस्ट पड़ा हुआ है। पहले एक मेन फोल्डर पड़ा हुआ है डेटा टेबल का, फिर उसके अंदर आपका टेस्ट पड़ा हुआ है। ऊपर के सारे फोल्डर आपको बनाने पड़ते हैं अगर आप पाथ न चेंज करते तो। अब आपको ना तो पाथ बनाना पड़ रहा है, ना तो चेंज करना पड़ रहा है। आपका मेन फोल्डर जहाँ पे भी है, हम आपको डेटा टेबल देंगे, रखो आप अपना रन करो बस, चाहे डेस्कटॉप चाहे जहाँ पे। इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। अगर डबल डॉट क्या बताया? हाँ अभी बता रहा हूँ। देखो आपने यहाँ से सोर्स इंडेक्स से एक लेवल ऊपर आया, जहाँ से आप जितने, देखो सोर्स से आप जितना ऊपर जाते हो, एक लेवल ऊपर जाने का मतलब होता है कि 1 टाइम डबल डॉट बैकस्लैश, तब आप 1 टाइम डबल डॉट बैकस्लैश, तो इसको डबल डॉट बैकस्लैश, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि आपका एक्शन 0 जहाँ पे होता है उसी को हम बोलते हैं सोर्स। इससे एक लेवल ऊपर गया तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 टाइम डबल डॉट बैकस्लैश लगाना पड़ेगा आपको। ये एक तरह से रिलेटिव पाथ है आपका, ये रिलेशन बना रहा है कि आपका पाथ कैसे होगा। तो आपने एक लेवल ऊपर जाने का मतलब हुआ यहाँ पे 1 टाइम डबल डॉट बैकस्लैश, यहाँ पे आया तो फाइल मिल गई आपको। अगर हम सोचो यही फाइल कट करें हम यहाँ पे, ठीक है,
यही फाइल अगर हम कट करें, हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया हमने, अब हमने उठा के रख दिया यहाँ पे इसके अंदर, अब इंपोर्ट कर पाएगा। अब आपने बोला वन टाइम डबल डॉट बैक स्लैश, जीरो से आपका आया, एक बार ऊपर आया और जाके देखा वहाँ पे वो इस नाम की फाइल नहीं है, तो क्या देगा आपको, एरर। यहाँ पे जैसे आपको ये दे रहा है, यहाँ पे गए, देखो डिबग फ्रॉम द स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे कि हमारे सोर्स से, देखो डबल डॉट बैक स्लैश का मतलब क्या था, यहाँ पे डी में अगेन जाओ आप, यहाँ पे ये एक वीटीपी क्लास थी हमारी, यहाँ पे 3 PM था आपका यहाँ पे, और आपका रिलेटेबल मेथड्स यहाँ पे था आपका यहाँ पे, सही है। फिर आपको यहाँ पे जीरो यहाँ पे था, टेस्ट वाली जीरो जो होती है, इससे एक लेवल आप ऊपर गए, आप वन टाइम डबल डॉट बैक स्लैश नहीं मिला, फिर दूसरा लेवल आप गए, आपको यहाँ पे टेस्ट मिल गई कि नहीं, 2 बार डबल डॉट बैक स्लैश लगाना पड़ेगा 2 लेवल ऊपर जाने के लिए। देखो यहाँ पे आया आप और हमने यहाँ पे लगा दिया है डबल डॉट बैक स्लैश। अब अगर हम रन करें, हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ आप, यहाँ पे रन फ्रॉम स्टेप करो आप, यहाँ पे फाइल अब 2 लेवल ऊपर पड़ी है और जाके ये इंपोर्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो डबल डॉट बैक स्लैश का मतलब समझ आया। अगर आपको सोचो, देखो जब भी आपका जब फाइलें होती हैं, इंडेक्स फाइल ये है आपकी, ठीक है, एक लेवल ऊपर गए, अगर यहीं पे आपको मिल गया आपका तब तो एक ही वन टाइम डबल डॉट बैक स्लैश। अगर आपने एक्शन 0 के बगल में ही रखा होता तब कोई डबल डॉट बैक स्लैश नहीं, डायरेक्ट फाइल का नेम दबा वर्क करेगा आपका, ठीक है। और अगर आपका 2 लेवल ऊपर है, 2 लेवल ऊपर जाने के बाद हमको फाइल मिल रही है तो 2 टाइम, और अगर 2 लेवल ऊपर जाने के बाद वो वाली फाइल किसी फोल्डर के अंदर है, 2 लेवल ऊपर जाने के बाद किसी एक फोल्डर के अंदर वो फाइल है जिस पे हमको वर्क करना है, तब कैसे होगा पाथ। नीचे के पाथ कभी चेंज नहीं होते हैं, जो चेंज होता है तो कहाँ पे होता है, ऊपर का पाथ। कभी हमारा C होगा, कभी हमारा D होगा, कभी हमारा E होगा, ठीक है। अब सोचो अगर हम आपको ऐसे करें हम कि आपका जैसे ये फाइल है, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे, ठीक है, और हमने ये फाइल रख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, नीचे के पास अब वो फोल्डर का नेम देना होगा और फिर फाइल का नेम, मतलब कुछ ऐसे 2 टाइम ऊपर गए आप यहाँ पे, फिर आपका बोल रहा है कि उस लेवल पे आने के बाद उसके फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ आप डाउन में, तो फिर आपका न्यू ऐसे आपका यहाँ पे फोल्डर, फिर आपका स्लैश ऐसे। नीचे के पाथ कभी चेंज नहीं होते, नीचे के पाथ आपको देने पड़ेंगे। ऊपर के पाथ आपको क्या होता है, आपका वैरी करते हैं, इसलिए ऐसा बनाया गया था रिलेटिव, कि आप अपने इंडेक्स से उतनी लेवल पर ऊपर जाते रहो जब तक आपका फाइल ना मिले। हम यहाँ पे गए से, फिर से हमने रन किया, यहाँ पे हमने रन फ्रॉम द स्टेप्स। अभी आप इतना ही जानो, आगे हम आपको FSU में और भी सही तरीके से बताएंगे। और अगर जैसे ड्राइव डिफरेंट है तो ड्राइव डिफरेंट है तो उसके लिए हम बताएंगे, आपको सही बताएंगे आगे, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा ये, तो हमने आपको बताया था क्लास में, क्योंकि आपका देखो जो ये वर्क उठाते हैं, ये बात ये उठाते हैं आपके इससे सिस्टम डायरेक्टरी से आपका, तो डायरेक्टरी में जो पाथ सेट होता है उसी की वही आपका इंडेक्स फाइल में बनता है। तो इंडेक्स फाइल में हमने सेट करवाना बताया था FSU में, ठीक है। तो अभी आपको मान चलो ये वर्क करता है, वो करता रहेगा, ठीक है। आगे जब वो क्लास आएगी तो हम इसको बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आगे जाना पड़ेगा। चलो अब हम रिलेटिव पाथ यूज़ कर सकते हैं, ये कंफर्ट हो यूज़ करने में, हम हमेशा ऐसे यूज़ करते रहेंगे, इससे आपके भी सिस्टम का इंडस्ट्रीम यूज़ करते हैं, तभी हम बताया आपको, नहीं बताते हम आपको। रिलेटिव पाथ के विदाउट फ्रेमवर्क नहीं होता है, जो लोग करते हैं उनका सही फ्रेमवर्क नहीं बनता है। रिलेटिव पाथ किस लिए होता है कि अगर हम अपने क्लाइंट को भी फ्रेमवर्क दें तो आपको विदाउट कुछ भी चेंज किए उसका वर्क करना चाहिए। तो भाई हर एक फ्रेमवर्क के अंदर क्या होंगे, ढेर सारी फाइलें होंगी, रिपोर्ट करने वाली भी फाइलें होंगी, तो पाथ कैसे दोगे आप, अपने अकॉर्डिंग दोगे या आप किसी के भी अकॉर्डिंग, ग्लोबल अकॉर्डिंग दोगे आप, कौन सा सही है बताइए। जो आपको विदाउट चेंज किए चल जाए या आपको चेंज करो आप,
कि जहाँ पे 10,000 20,000 लाइनों का कोड है, कहाँ पे वो पाथ है, जाके सर्च करो, पहले आप चेंज करो, फिर आपको वर्क करो आप। तो इंडस्ट्री में यही यूज होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे देखो, अब आपका वन टाइम $, ऐसे आपको दे देंगे हम। वैसे भी लोग पाथ भी फुल पाथ देते हैं जिनको नहीं पता होता है। फोनांटिक्स में वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे फुल पाथ यूज हो रहा था। जब भी आप जाओगे वहाँ पे तो उन्होंने एक लाइब्रेरी फाइल बना रखी थी, ठीक है, सारे पाथ वहाँ पे मेंशन कर रखे थे, और वहाँ से कुछ भी चेंज करना हो तो वहाँ पे जाके चेंज करो और वर्क करो आप, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल थी, वेरिएबल्स थे कि आपका ये रिपोर्ट पाथ, उसके आगे इक्वल टू उसका पाथ पूरा स्टैटिक, ठीक है। फिर वो वेरिएबल यूज करते थे वो ग्लोबल की, और पाथ वही आती थी, चेंज करना होता तो आप जाके वहाँ पे चेंज कर लो आप। ये भी वर्क कर रहा था हमारा, ठीक है। बट अगर हमको कभी भी ड्राइव, कुछ ऐसे पाथ थे उनके जैसे लाइब्रेरी के थे, फुल पाथ यूज़ कर रखे थे, और वो हमेशा चला रहे थे डी में रख के। हमने जब उठाया तो हमने कहा चलो हम इसको कहीं पे भी रख के रन करते हैं। जैसे कि उनका ग्लोबल में पड़ा हुआ था, तो हमको पहली बार जब सिस्टम मिला तो हम जब दूसरे पे गए, कहीं पे भी रख के रन करना चाहा तो नहीं रन किया। तो हमने सारे पाथ को ग्लोबल बनाया फिर, और उनका जैसे चल रहा है उनका चलने दिया हमने, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास में जब बताने आए तो उसको भी चेंज करके ही बताए, क्योंकि हमने फिर ऐसा बना दिया जो सबको, कोई भी चलाओ उसको चलना चाहिए, ठीक है। चलो, ये था आपका इंपोर्ट। क्लियर हुआ आपका? यहाँ पे ये आपका है इंपोर्ट सीट। यहाँ पे आप आओ, डेटा टेबल डॉट आपका होता है यहाँ पे इंपोर्ट सीट। ये अपने नेम से बता रहा है कि ये क्या कर रहा होगा। किसी भी एक वर्कबुक का स्पेसिफिक सीट कोई इंपोर्ट करेगा आपका, कोई भी सीट नहीं, जो सीट आप बोलोगे वही सीट आपकी इंपोर्ट होगी। हम यहाँ पे गए और पहले आपको क्या बोल रहा है, फाइल का नेम, मतलब आपका वर्कबुक का पाथ। तो हम पाथ यहाँ पे रिलेटिव देते हैं, हम यहाँ पे ऐसे Ctrl+C पाथ। फिर क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे, वर्चुअल सोर्स सीट, कोई भी एक सीट बताओ आप, इस वर्कबुक की जो भी सीट बताना है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीट का नंबर दिया, नेम दे, जो भी देना हो दे दिया हमने यहाँ पे। और फिर दूसरा क्या बता रहा है यहाँ पे, जो लेके आ रहे हैं उसको रखोगे कहाँ पे, उसकी डेस्टिनेशन। तो हमने यहाँ पे सीट का नेम देते हैं, या तो यहाँ पे नंबर दे दिया हमें। फिर हम यहाँ पे गए, इसको वेट 2, आप यहाँ पे आए, आप डिबग फ्रॉम द स्टेप F11 की आपने यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे इस वर्कबुक की पहली सीट आपके दूसरे सीट पे इंपोर्ट हुई है, देखो यहाँ पे एक्शन 1 में, न कि आपकी यहाँ पे हुई है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि आप पैरामीटराइजेशन में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे चेंज द पैरामीटर नेम कर रहे थे, आप कॉलम का नेम चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कॉलम का नेम खुद ही चेंज हो रहा है। जिस सीट को आप इंपोर्ट करते हो या वर्कबुक को इंपोर्ट करते हो, वो सीट की पहली रो हमेशा यहाँ पे क्या होती है, इंपोर्ट के टाइम पे हेडर नेम हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि रन टाइम पे तो आप चेंज नहीं कर पाते हो, तो पहली रो हमेशा क्या होगी, आपकी कॉलम का नेम होगा। अगर आप ब्लैंक रखते हो, जैसे अगर हम यहाँ पे स्टॉप करें, हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएं ऐसे, यहाँ पे आप आओ, इसको आप जैसे ये कौन सी सीट है आपकी, पहली है, हमने यहाँ पे गए, इसको इंसर्ट किया, पहली रो किया हमने किया ब्लैंक। तो अब इंपोर्ट के टाइम पे क्या होगा वो आपका पहली सीट के लिए, और कॉलम का नेम कभी ब्लैंक नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रह जाएगा, ABC। डिबग करो आप, यहाँ पे देखो, पहले आपका इंपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो पहले वाले एक्शन में क्या हुआ, देखो यहाँ पे उसकी पहली रो ब्लैंक थी ना, यहाँ पे पहले वाले सीट की, तो ABC रह गया अब यहाँ पे। और 2 और 3 के लिए क्या हुआ आपका यहाँ पे, देखो जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक। हाँ हाँ, पहला चाहे जो भी डेटा रहे वो आपका हेडर नेम, कॉलम नेम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड में तो मीनिंग उठा रही है, तो फर्स्ट ही उठा है। हाँ, आपने डिलीट कर दिया ना उसको शीट पहला रो ही उठाएगा, चाहे ब्लैंक रहे चाहे डेटा रहे। सेकंड पे क्या लिया उसने?
सेकंड पे पहले डेटा नेम सिटी ये दिया था। दिया हाँ एक ही शीट से डिलीट किया ना। ठीक है, इसमें दिखाओगे मुझसे कुछ? यहाँ पे आपका डिबग करो, आप देखो यहाँ पे आप आए, पहले नेम सिटी ऐसे ID आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले में ब्लैंक है। ठीक है, क्या बात नहीं समझ रहा है? ठीक, ऊपर लेबल आ रहा है ना उसपे। चलो अच्छा, ये इंपोर्ट सीट भी क्लियर हुआ। ये टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको देख लेना आप लोग सही से। डेटा टेबल और डॉट आपका है यहाँ पे इंपोर्ट सीट के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट सीट। ठीक है, एक होता है आपका एक्सपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट सीट। एक्सपोर्ट अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको, यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपके डेटा टेबल के अंदर जितने भी आपके सीट्स हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्ट होंगे एक साथ और एक नई वर्कबुक बन जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट किया आपने यहाँ पे, और क्या बोला आपको, पाथ। ठीक है, पाथ चाहो तो आप यही दे दो आप, और नेम चेंज कर दो आप, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+V, और डेटा वो ऐसे में दे दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट किया आपने यहाँ पे, लेकिन हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, देखो 1 1 यहाँ पे आप रख दो इसको, चाहो तो एक बार सीट 1 करके भी आप देख लो, आप ऐसे कभी कंफ्यूजन रहे यहाँ पे आपका। इस वर्कबुक की पहली सीट कहाँ पे आ रही है आपकी, यहाँ पे ग्लोबल के अंदर। ठीक है, आपके वर्कबुक के पास इसमें कितने आपकी सीट हैं, डेटा टेबल में कितने सीट हैं, यहाँ पे 2। आप यहाँ पे F11 की ओर करो, आप यहाँ पे इसको, क्या हो रहा है, सीट का नाम देना पड़ेगा, सीट 1। ठीक है, एक्सेल वाले सीट का नाम देना पड़ेगा। F11। ठीक है, अब ग्लोबल में भी डेटा है, एक्सेल 1 में भी डेटा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका वर्कबुक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा आपका, तो इस नेम से एक आपका एक्सेल फाइल बन गई है आपकी, यहाँ पे स्पेसिफाइड लोकेशन पे आपका यहाँ पे नहीं बना है, इसीलिए हम बोल रहे थे कभी ये वर्क करता है कभी नहीं करता है। वैसे आपको आगे हम बताएंगे, अभी आप पूरा पास दो आप इसको लिए। ठीक है, अभी आप इसको जान रहे थे, इतना वर्क करता रहेगा, एक्सपोर्ट के टाइम पे दिक्कत आ जाएगी, कभी कभी इंपोर्ट पे भी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये पाथ पे हमें और भी ये वेरियस स्क्रिप्ट हमको आपको बताना होगा फिर। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक का बाकी में भी होता है क्या, 10 11 में? हाँ, यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, सब में ऐसा होता है। सब में होता है। तो फिर वही तो है ना कि मतलब एक कंसिस्टेंसी रहेगी ना, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप आओ, देखो इस लोकेशन पे आपकी एक फ़ाइल बन गई है, आपके डेटा टेबल के पास जितनी भी आपकी सीट थी उस समय वही हुई है, और जैसे था आपका देखो वैसे ही हुआ है, जस्ट अपोजिट। आपने जब इंपोर्ट किया था तो पहली रो क्या थी उस समय, ब्लैंक थी कि नहीं, तो यहाँ पे आपका हेडर नेम क्या था, ABC, और जब एक्सपोर्ट हुआ तो जो हेडर नेम होगा वही इसकी पहली रो हो जाएगी, यही हुआ ना। और यहाँ पे ग्लोबल में देखो एक ही कॉलम था तो एक ही कॉलम आई है, 2 एक्शंस आए हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, और फिर देखो अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे अभी आपका एक वर्कबुक था यहाँ पे, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम क्या करें, हम सीट 2 को उठाएं ऐसे, अब क्या होगा, डेटा सिर्फ देखो पूरी की पूरी वर्कबुक है आपके पास, यहाँ पे आप आए, अगर आपका उस लोकेशन पे कोई वर्कबुक नहीं थी तो नया वर्कबुक बनाया था और सीट को भी ऐड किया था। ये अब क्या होगा, वर्कबुक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो डेटा अगर चेंज है तो वो राइट होगी, पूरी वर्कबुक के साथ ऐसा होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ से रन करें ऐसे, सिर्फ यही लाइन रन करें, तो डेटा टेबल के पास कितने वर्कबुक होंगे, कितने सीट होंगी, 2, और एक सीट में क्या होगा, डेटा होगा, दूसरे में डेटा नहीं होगा। ठीक है,
और लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे करें तो ये वाला लाइन, तब कितने होंगे, 3 सीट हो जाएंगी। कंट्रोल वी देखो यहाँ पे, रन फ्रॉम द स्टेप की आपने यहाँ पे पूरी वर्कबुक ओवरराइड होती है। तब देखो यहाँ पे आपका सीट भी एक नई ऐड हो गई होगी। ओवरराइडिंग कैसे होती है वैसे ही समझ लो, जैसे पेन ड्राइव में डेटा आप देते हो आप, तो क्या होना चाहिए वही होगा आपका। अगर कोई एक वर्कबुक पड़ी होती है उसी नेम से फिर से आप देते हैं आप विद द चेंज डेटा, क्या होती है आपकी चेंज हो जाती है। अगर आपको फिर से डेटा देते एक नई सीट ऐड होती है जो आप दे रहे हो आप, तो एक सीट और ऐड हो जाती है आपकी। सेम यहीं पे यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। वर्कबुक का नेम तो वही आपका था, तभी तो ओवरराइड हुआ आपका, नहीं तो एक नया वर्कबुक बना देता। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक न्यू सीट ऐड हुआ है यहाँ पे जिसमें कोई डेटा नहीं होगा। ग्लोबल में भी कोई, अच्छा यहाँ पे इंपोर्ट चल गया था। ठीक है, तो फिर से आपका ये देखो सीट 2 अब आई है, पहली बार सीट 1 आई थी। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी करंट में आपको डेटा टेबल के पास जो भी कुछ रहेगा वो आपका एक्सपोर्ट कर देगा आपके स्पेसिफाइड लोकेशन पे। एक्सपोर्ट सीट मेथड, एक्सपोर्ट सीट नहीं है, एक्सपोर्ट है आपका ये। देखो एक्सपोर्ट सीट जब आप करते हो आप यहाँ पे कंट्रोल सी किया आपने यहाँ पे, एक्सपोर्ट सीट। अगर आपको देखो पहली बात तो पाथ पूछेगा किस लोकेशन पे, वर्चुअल सोर्स सीट। ठीक है, देखो ऑप्शनल है डेस्टिनेशन सीट। अगर हम देखो यहाँ की कोई भी सीट भेजें, जैसे हमने 2 भेज दिया, तो ये पहले तो आप ये जानो आप यहाँ पे कि जाके यहाँ पे एक सॉरी उसी वर्कबुक में आपका, ये तो उसी वर्कबुक के लिए हुआ है यहाँ पे। तो एक काम करो आप यहाँ पे, अब क्या हुआ होगा आपका, अच्छा बताओ। यहाँ की सेकंड सीट भेजे हो आप, और जिस वर्कबुक में भेजे हो आप वहाँ पे ऑलरेडी इस नेम की सीट एग्जिस्ट कर रही थी। तब क्या होगा आपका, पूरी वर्कबुक ओवरराइड नहीं हो रही है, आपकी वो सीट क्या होगी यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी। अगर डेटा चेंज होगा तो सिर्फ स्पेसिफिक सीट के साथ ही ये बिहेवियर होगा, और सीट को वो नहीं छुएगा। अगर उस नेम से सीट ना होती तो एक सीट ऐड कर लेता। और अगर आपका यहाँ पे देखो एक नया वर्कबुक हम दे रहे हैं, ठीक है, अब क्या करेगा आपका, एक नया वर्कबुक बनाएगा और एक ही सीट रहेगी उसमें। यहाँ पे आप आए, डी ड्राइव है आपका यहाँ पे, QTP क्लास, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे और एक ही सीट होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका ये भी क्लियर हुआ कि अगर आपका एक टाइम पे एक ही सीट सेंड कर सकते हो आप। अगर उस नेम की वर्कबुक नहीं है तो एक नया वर्कबुक बनाएगा और वो सीट रखेगा। अगर आपके पास एक वर्कबुक होती ऑलरेडी, अगर 4-5 सीट होते और जो सीट सेंड कर रहे उस नेम से सीट ना होती तो एक ना होती एक उस नेम से सीट तो एक ऐड कर लेता। अगर होती तो डेटा ओवरराइड कर लेता उसी सीट के साथ। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ क्या होता, पूरी वर्कबुक ओवरराइड होती। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट सीट आपने बताया, एक्सपोर्ट में क्या करेगा, पूरी वर्कबुक को एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट सीट में क्या करेगा, एक सीट को करेगा। अब जैसे मान चलो मेरे इसमें 2 लेने हैं, मुझे 3 सीट हैं, मुझे 2 एक्सपोर्ट करानी है, तो एक लाइन आपका एक ही बार कर रहा है, दूसरी लाइन लिखो फिर से आप। दूसरी लाइन एक साथ नहीं हो सकती। नहीं, हर एक मेथड का अपनी लिमिटेशन होती है। वो ऐसा अगर 2 बार करना है तो 2 बार लूप, तब लूप कैसे चलते हैं आपके। आप बोलते हो ना एक टाइम पे एक ही सेल्स डेटा उठ पाती है, आप बोलोगे कि हमको पूरा डेटा एक साथ चाहिए, तब फिर लूप नहीं लगाओगे आप। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप 5 कॉलम डेटा उठा लो आप।
जो मेथड जो जैसा करता है, अब आपको उसके ऊपर लॉजिक लगानी होती है कि हमको अगर हमको और भी चाहिए तो हम क्या करें फिर हम सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन तक एक ही बुक ले जा सकते हैं, ये हमारी लिमिटेशन है। यहाँ पे 10 वर्क बुक हैं तो कैसे ले जाओगे आप? हाँ नहीं, एक टाइम पे एक ही ले जा सकते हैं, ये लिमिटेशन है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तब क्या करोगे आप? 10 चक्कर लगाओगे ना आप, बस यही हुआ आपका। हमने लिमिटेशन बोल दी, चाहे जो भी करो तो बोलो आप। या तो यहाँ से आपका आउट एरिया, जब आउट होते हो आप यहाँ पे, तो डोर से एक ही आपका यहाँ से आउट हो सकता है, कुछ भी आप सोचो आप। तब चाहे ऑटो में एक ही बुक लेके जाओ आप, चाहे 10 बुक ले जाओ आप, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ आप। ये क्लियर हुआ आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन? कंट्रोल सी करो आप। एक्सपोर्ट सीट हो गया। देखो, एक होता है आपका गेट करंट रो, एक होता है आपका गेट रो काउंट। गेट करंट रो का वर्क इतना होता है, जैसे आपने पैरामीटराइजेशन कर रहे थे तो हो रहा था ना आपका गेट करंट रो। अगर आपको नीड है, हमारा रो का फोकस किस पे चल रहा है, से डेटा उठाते हो तो क्या होता है आपका कि फोकस आप रो से डेटा उठती है, ठीक है। आगे इनका नीड होगा, हमें ये वर्क आपको लाना होगा यहाँ पे। ये भी आपके सिनेरियो में एक कॉन्सेप्ट होगा कि हम इसका यूज कब कैसे करें। गेट करंट रो जब आपका ये हो तो हमको क्या करना है, हमारी डेटा किससे आ रही है, कैसे आ रही है, हमको ये कैसे पता चलेगा। जैसे आप देते हो ना कि आप दूसरे एक्सेल यूज करोगे दूसरे फार्मूले से, तो वहाँ पे होता है कि रो नंबर और कॉलम नंबर पास नहीं होती, तो आप एक सेल से डेटा उठा पाते हो आप। बट यहाँ पे क्या होता है, फोकस ऑफ रो और आपका स्पेसिफाइड कॉलम एंड सीट। हमको ये करना था कि जब आपका 5वां रो आपसे डेटा उठा रहे हो तो आपको ये एक्शन करना है। तो 5वां रो जब आपकी फोकस हो तो पता कैसे चलेगा आपका? पता आपको चलना है कुछ ऐसे। देखो, डेटा टेबल डॉट गेट करंट रो करते हो आप तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल आपको बताएगा, ठीक है। और डॉट अगर आप करते हो गेट सीट अगर आपने किया यहाँ पे तो स्पेसिफाइड सीट को आप बोलते हो आप ऐसे कि इस सीट का डॉट हमको क्या चाहिए यहाँ पे, गेट करंट रो। ओनली ये रिटर्न करेगा आपका फोकस ऑफ रो नंबर। तो हमने यहाँ पे दिया आर नम इक्वल टू ऐसे। फिर आप यहाँ पे आए, मैसेज बॉक्स आपका यहाँ पे आर नम ऐसे। आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या फोकस होगी आपकी पहली, तो आपको पहला दे दिया। जैसे आप अभी सिनेरियो कर रहे थे ना यहाँ पे डेटा टेबल डॉट गेट सीट डॉट सेट नेक्स्ट रो। अगर आप इसके पहले ही एक लाइन चला दिए थे ऐसे, डेटा टेबल डॉट आपका यहाँ पे गेट सीट की आईडी कितनी है आपकी यहाँ पे और 2 और डॉट आपका यहाँ पे है सेट नेक्स्ट रो। तो ये लाइन क्या करता है आपका, यहाँ पे आप गए इसको रन फ्रॉम डिबग फ्रॉम द स्टेप करके आप देखो आप यहाँ पे चाहो तो देखो F11 की आपने यहाँ पे फोकस किस पे आया आपका यहाँ पे 2 पे, तो रन भाई ये भी 2 ही देगा आपका। तो जिस इस सीट की स्पेसिफाइड सीट की फोकस ऑफ रो नंबर कौन सी चल रही है वो आपको रो का नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। आप जानते रहो, इस पर ढेर सारे लॉजिक बनेंगे। लॉजिक इन्हीं से बनता है भाई, डेटा उठाना ये सब करना तो आप जान जाते हो आप। बट जब आपका लॉजिक बनता है ना कि जब आपका ये रो फोकस हो तो वो करना क्या है, फिर तब क्या करते हैं आप? तो सिर्फ ये जिस रूप पे फोकस है उसका नंबर दे देगा। जैसे अगर हम आपसे एक सिनेरियो ये भी था ना आपका, जैसे अभी आप कर रहे थे आप जब, तो आपके 10 रो हैं, एक टाइम पे 3 डेटा उठा के आपको प्रिंट करनी थी। तब बताओ आप क्या करते हैं आप? एक तो जैसे हमने लॉजिक बनाया ये, ठीक है, जो भी हमने लॉजिक बनाया था जोड़ जाड़ के कैसे आई को, या तो फिर क्या करते हैं आप कि जैसे ही आपकी देखो 2 लूप चल रहे थे, एक चाइल्ड एक पेरेंट। तो जब चाइल्ड खत्म होता है तो फोकस किस पे आता है, पेरेंट पे। तो पेरेंट का चाइल्ड की जस्ट नीचे आपकी आती है,
तो वहाँ पे ये निकाल लेते हैं आप कि इस टाइम पे आपका फोकस किस पे था, आपका करंट रो। फोकस जिस पे होता है वहाँ से फिर से अगेन स्टार्ट करना है आपको आगे। चलो आगे हम इस पर करेंगे। गेट करंट रो पे वर्क ज़्यादा रहेगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा करंट फोकस 2 पे है, हाँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो 5 पे आ जाए, हाँ, डायरेक्ट जंप करके। तो सिलेक्टेड रो है आपके पास? दूसरी है, 5 तक सिलेक्टेड रो नहीं है? नहीं है, 5 तक है। हाँ, जैसे 5 रो है तो सेट करंट रो करके आप 5 पास कर दो ना आप, अच्छा, तो हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप आओ, इसको यूज़ ऑफ गेट करंट रो। ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे गेट करंट रो 2 निकल के आया, हाँ। अब मैं लिख दूँ कि उसके बाद +3 करके 5 जो भी नंबर तो करो आप, ऐसे भी हो जाएगा आपका। जो 2 आया है उसमें +3 करके आप एक्स्ट्रा कर दो, आप हो जाएगा, एक ही बात है। तो उसमें लिखना पड़ेगा सेट करंट रो, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम जितना हाँ, है हाँ। +3। हाँ भाई, आपको देखो जो डेटा आई है किसी के साथ जोड़ के आप नया रो नंबर देना चाहते हो, हो जाएगा आपका। वो चाहे जैसे भी जोड़ो आप, ठीक है। तो अभी तो हम मेथड बता रहे हैं, फिर हम सिनेरियो करेंगे, इतने तो क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। देखो फिर से डेटा टेबल पे जाए हम। यहाँ पे हमने आपको जितना बताया यहाँ पे डॉट किया आपने, यहाँ पे एक्सपोर्ट सीट हो गया, गेट करंट रो भी हो गया, ठीक है। करंट रो जिसे अगर हम यहाँ पे ऐसे बोले आपसे, कितनी रो में डेटा एक्टिवेटेड है, तो गेट रो। जैसे अगर सोचो आप सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है आपका। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्शंस हैं, ठीक है। अब हमने आपको पैरामीटराइजेशन में क्या बताया था कि ग्लोबल की जितनी रो एक्टिवेट रहेंगे उतनी बार टेस्ट का इटरेशन चलता है। ऐसे एक्शन 1 में 3 रो हैं और एक्शन 2 में आपके 5 रो हैं, ठीक है। तो एक बार आपका पहले से लॉगिन हो और 5 डेटा उठाए, फिर सेकंड से लॉगिन हो फिर आपका 5 आए, फिर थर्ड से लॉगिन हो फिर आपका 5 आए। बट एक्शन 1 कितनी बार चला आपका? 3 बार। एक्शन 2 कितनी बार चला आपका? 15 टाइम। अब अगर हम ऐसे बोलें आपसे कि अच्छा, आप हम डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, और आपने रैंडम नंबर देखा था, ठीक है, और उसके थ्रू हमको डेटा एक एक पुल करवा रहे हैं हम। और जहाँ भी मान लीजिए इसमें ढेर सारी डेटा है, 100 डेटा है, यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ है इंडिया, कभी न कभी में भी वो भी आ गया, तो हमको ये जानना था कि वो कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या करते हैं आप, रो का नंबर एंड विद द कॉलम आपको प्रिंट कराना है। तो गेट करंट रो का यूज आएगा नहीं यहाँ पे आपका। रैंडम देखो, अगर आपका 1 बाय 1 डेटा आपको पुल करना होता तब तो आप बोलते कि जो रो के लिए लूप चल रहा है आई, वही आपका क्या होगा, रो का नंबर होगा। बट जब आपको रैंडमली चल रहा है तब आपका आई हो सकता है 5वीं बार चला हो, 6वीं बार चला, कुछ भी वैल्यू आई होगी, ठीक है। आप उसी को चाहे तो प्रिंट करवा दोगे, आप चाहे तो ये भी कर लो या तो गेट कंट्रोल कर लो आप। अभी हम चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे एक सिनेरियो सोचने दो, इस पर गेट कंट्रोल भी है। ये हो सकता है कि जैसे कोई एक रो है उसमें कोई स्ट्रिंग है, वो कई बार रिपीट होती है, हम उसे मैच करा रहे हैं, तो
तो जैसे ही हमें एक बार मिले तो गेट करंट कमांड देंगे, फिर उसके बाद आएगा। हाँ ये हो सकता है कि जैसे उसमें ये लोग भी हो सकता है ना कि हम आई प्रिंट करवा दें हम, ये भी हो सकता है। चलो गेट करंट से आपको रो का नंबर देगा आपका, ठीक है। आगे हम सिनेरियो हमको मिलेंगे वो हम बता देंगे आपको। गेट रो काउंट आप जानते हो वैसे, ठीक है। डॉट गेट सीट आपने किया है, यहाँ पे सीट का नंबर कितना आपने दिया है यहाँ पे 2, और डॉट आपका था यहाँ पे गेट रो काउंट, ठीक है। गेट रो काउंट आपको यहाँ पे, और आपके यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ठीक है, गवर्नमेंट का रो काउंट की आपको यहाँ पे पूरा पूरा रो काउंट मिल गया, जितने भी आपकी सिलेक्टेड रो थी, एक्टिवेटेड हाँ एक्टिवेट जितने भी रोज हैं। हाँ जितने भी आपके यहाँ पे एक्टिवेटेड रो थी उतनी आपकी यहाँ पे मिल गई, ठीक है। और ये था आपका रो काउंट, यूज ऑफ और रो काउंट मेथड। फिर आपका चलो डेटा टेबल डॉट आपका है यहाँ पे, हमने रो काउंट आपको बता दिया। यहाँ पे गेट सीट का यूज बार कर ही रहे हैं हम। यहाँ पे गेट सीट काउंट आप जानते हैं क्या करेगा, यहाँ पे आपके डेटा टेबल के अंदर कितने भी सीट काउंट है वो आपको है यहाँ पे लूप चलाने के लिए, इसका यूज हम करेंगे आगे, ठीक है। ये आपको सीट का काउंट आपको रिटर्न कर देगा जितना भी डेटा टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो 2 है तो 2 आपको रिटर्न किया था। यूज ऑफ यहाँ पे आपको डेटा टेबल डॉट किया आपने यहाँ पे, गेट सीट काउंट के बाद आपका आता है ग्लोबल, इसको हम आगे बता देंगे आपको। इंपोर्ट सीट बता चुके हैं, लोकल और रॉ वैल्यू हम आपको आगे बता देंगे। सेट करंट रो आपको जानते हो आप, यहाँ पे वैल्यू वही है आपका, जैसे आप वैल्यू निकालते हो ऐसे डेटा टेबल डॉट वैल्यू कॉलम का नेम और सीट की आईडी पास करते हो, या तो कुछ भी मत पास करो, डायरेक्ट ऐसे लिखो आप यहाँ पे सीट की आईडी, ऐसे दोनों सेम ही रहेंगे ऐसे, ठीक है। या तो डॉट वैल्यू लिखो या तो ऐसे। तो डेटा टेबल के ऊपर जितने डायरेक्ट वर्क थे हमारे पास, जितने मेथड थे डेटा टेबल हमने आपको बता दिए सारे के सारे जो डायरेक्ट थे, इनको छोड़ के जो प्रॉपर्टी है ये 3 छोड़ के आपके सारे हमने बता दिए हैं। ऐड सीट करना, डिलीट करना, एक्सपोर्ट सीट, गेट करंट रो, गेट रो काउंट, गेट सीट आप यूज़ कर ही रहे हो, गेट सीट काउंट आप देख चुके हो आप यहाँ पे, और बाकी सभी हमने कर लिए हैं। सेट करंट रो आप नहीं देखे हो आप, ठीक है। सेट करंट रो नहीं देखे हो तो कैसे करना है। सेट करंट रो का यूज ऐसे है हमारे यहाँ पे, उसके लिए अगर हम सिनेरियो आपसे बोलें, जैसे आपका यहाँ पे डेटा है आपका कितना है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। आप जानते हो कि डेटा जितना फोकस होता है उतनी ही रो में हम वर्क कर पाते हैं। यहाँ पे हमको ये करना है कि 1 to 6 डेटा आपको उठाना है, और आपको 15 to आपका 10 तक रखना है। जैसे आपको मान लिया 10 है यहाँ पे डेटा, 5 ही मान लो आपको यहाँ पे 1, जो ये 5 है आपका डेटा है वो आपको 15 तक रखना है। यहाँ पे ही डेटा आप नहीं रख पाओगे, मैन्युअली भी नहीं रख पाओगे आप, तो ऑटोमेशन से भी नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि ये फोकस्ड नहीं है। तो रन टाइम पे आपका एक्टिवेट कैसे होगा फिर यहाँ पे। और हमने ये भी बताया कि जब तक ये फोकस नहीं होगा तब तक आपका इस पे वर्क नहीं कर पाओगे आप। हम इस पर डेटा राइट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, ये सीक्वेंस में ही राइट हो पाएगा। और हमारा सिनेरियो है आपका 1 to 5 डेटा आपका 15 to आपका 11 तक रखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेट करंट रो का यूज होगा। सेट नेक्स्ट रो क्या करता है आपका, फोकस्ड रो पे ही आपका ड्राइव करता है। जितने आपके फोकस रो होते हैं ऑलरेडी उतने पे ही वर्क कर पाएगा ये। अगर हम यहाँ पे जाएं ऐसे देखो, -1, ठीक है, विथ सेट करंट रो
रो मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे आए, हमने क्या किया यहाँ पे डेटा टेबल डॉट आपका यहाँ पे गेट सीट, सीट का काउंट कितना है आपका यहाँ पे, सीट है आपका यहाँ पे 2 और डॉट आपका यहाँ पे गेट रो काउंट, ठीक है। गेट रो काउंट आपने लिया यहाँ पे और आपका होम में गया आप यहाँ पे RWCNT इक्वल टू, अब लूप चलाओगे आपका 5 टाइम गेट करोगे आप। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको 15 कैसे नंबर मिलेगा, 15, 14, 13, 21, 12 और आपका 11। तो पहले आपका यहाँ देखो, यहाँ तो अभी काउंट में 5 तो हमारा ये पहले हमें सिनेरियो ही बोला था कि 15 से स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, 15 माइनस आई, हाँ ठीक है, कितना हुआ आपका 14 और प्लस 1 कितना हुआ आपका यहाँ पे 15, ठीक है। दूसरी बार आपका आई कितना होगा 2, तो 15 माइनस 2 कितना हुआ आपका यहाँ पे 13 और प्लस 1 कितना हुआ आपका 14, तो ये चल पड़ेगा आपका 15 to 11 तक पहुँच जाएगा। हाँ करवा क्या रहे हो, करवा क्या रहे हो 15 से आपका 11 तक नंबर चाहिए, अब कैसे बताओगे दोगे आप। तो 15 में डेटा है नहीं, 15 हमने बोल दिया था सिनेरियो कि 15 से आपको स्टार्ट करना है, टू बी स्टार्ट 15। लेकिन यहाँ तो 15 के रूम में डेटा रिवर्स ऑर्डर जाना है। हमको 15 नंबर चाहिए, कैसे आपको दोगे आप लूप के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा लूप है हमारे पास फॉर, ठीक है, आई इक्वल टू आपका 1 2 आपका है यहाँ पे कितना आपका 5, बट हमने एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है कि आपको 15 से स्टार्ट करना है, मतलब आपके पास ऑलरेडी 15 है। नहीं, आप अजूम करके क्या चल रहे हो, डेटा 15 भी रो तक है नहीं है, नहीं है ना? 15 से आपको जो आपका 1 to 5 डेटा है उसको आपको 15 to 11 तक रखना है। अच्छा, तो आपको फोकस रखना पड़ेगा 15वीं रो पे। फिर जो डेटा पहली रो कहाँ फोकस, अब हमको फोकस एक्टिवेट नहीं करना है, मैन्युअली ऑटोमेशन के थ्रू ही करना है। लेकिन आप यहाँ पे आओ, देखो डेटा टेबल, ठीक है, आप यहाँ पे आए, कॉलम नंबर ए, सीट नंबर कितना आपका 2, फिर आपने यहाँ पे क्लोज किया और आपने यहाँ पे होम में गए, v इक्वल टू वैल्यू आ गई, एंड में गए आप यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास होता है सेट करंट रो मेथड, ये क्या करता है आपका, जो फोकस नहीं होती है अगर आप वो नंबर दिए हो वो रो भी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सेट करंट रो कर लेगा। नंबर कैसे हमको मिलेगा, यहाँ पे हमको 15 ऑलरेडी दिए थे और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, डेटा टेबल, ठीक है, डॉट आपका है यहाँ पे डॉट गेट सीट में हमने दे दिया यहाँ पे 2 और डॉट आपका है यहाँ पे सेट करंट रो और आपने यहाँ पे आई पास कर दिया, क्योंकि ये वाली वैल्यू कहाँ पर उठाएगा 1 2 3 4 5। फिर आप यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको आप उठाओ, आप यहाँ पे कंट्रोल C करो, आप यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं, 15 हमको फिक्स है, तो Z इक्वल टू हमने लिखा है यहाँ पे 15, ठीक है, माइनस हमने यहाँ पे I और प्लस हमने क्या किया यहाँ पे 1। अब बताओ यहाँ पे हम Z रख रहे हैं, डेटा टेबल, ठीक है, और यहाँ पे आप आए A, जो भी एक्टिवेटेड रो होगी उस पर डेटा आपकी चली जाएगी। तो Z में आपकी जो वैल्यू आएगी, Z में क्या आएगी आपकी, पहली बार बताओ 15, क्योंकि 15 और I की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 15 माइनस 1 कितना होगा आपका 14 प्लस 1 कितना होगा आपका 15, और सेट करंट रो किस पे हो गया 15 पे, तो डेटा अभी कहाँ पे जाएगी 15 पे, इक्वल टू हमने क्या कर दिया यहाँ पे V, सही है, जो डेटा आपने उठाया था 1 से वो आपने 15 पे रख लिया। और फिर अगेन गए आप यहाँ पे, तो I की वैल्यू कितनी है 2, तो सेट कहाँ पे हो जाएगा 2 पे, और डेटा कहाँ से उठाएगी 2 से, फिर से आपको यहाँ पे 15 माइनस 2 13 प्लस 1 14, तो 14 सेट हुई और आपका 2 की डेटा 14 में चली आई। फिर से अगली बार गए आप यहाँ पे I की वैल्यू 3, क्या हुआ बोलिए, सेट करंट रो किसी पे भी एक्टिवेट रो कर सकता है, कोई भी रो, चाहे उसमें डेटा हो या ना हो, जैसे हाँ। 15 में डेटा नहीं उस पर एक्टिवेट कर देगा। हाँ, यहाँ पे आप जाओ, क्योंकि सेट नेक्स्ट रो में और सेट करंट रो में यही डिफरेंस है, लगता है कि दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जाते हो, आप F11 की आपने यहाँ पे देखो, B में आपका डेटा आई, आपको पता है कहाँ से आई होगी, Z में भी पता होगा क्या होगा,
तो यहाँ पे देखो एक्टिवेट किया कि नहीं आपका 15 यहाँ पे। तो डेटा जो उठी है आपकी यहाँ पे और आपकी यहाँ पे आ गई 15 वाले रो में। फिर अगली बार आए यहाँ पे डेटा आई सेट कंट्रोल 2 पे हुआ, डेटा 2 से आई 14 हुआ होगा, 14 पे सेट हुआ, डेटा आपका यहाँ पे रख दिया। फिर अगली बार यहाँ पे आए थर्ड से डेटा उठाया आपने, फिर यहाँ पे आए थर्ड पे रखा है आपने, यहाँ पे आ गए। फिर अगली बार यहाँ पे आए फोर्थ का उठाया आपने, यहाँ पे फोर्थ पे रखा आपने, यहाँ पे आ गया। फिर आपका यहाँ पे आए फिफ्थ उठाया आपने यहाँ पे और एक ग्रह में रख दिया। फिर आपका ये रन टाइम कुछ था चला जाएगा। ठीक है, तो ये था सेट कंट्रोल का एग्जांपल इस वजह से करने के लिए। आगे चलते हैं और देखो किसी भी सेल के अंदर आप रख सकते हो आप डेटा। ठीक है, रो नंबर आपको पता होना चाहिए। आगे चलो देखते हैं हम यहाँ पे डेटा टेबल डॉट करते हो आप यहाँ पे। देखो अब आपके सारे मेथड होने के बाद हम लोग चलते हैं गेट शीट के ऊपर। गेट शीट पे आपको कुछ अलग से मेथड मिलेंगे। टू और फिर आपका डॉट है। यहाँ पे एक होता है आपका ऐड पैरामीटर, एक होता है आपका डिलीट पैरामीटर, एक होता है आपका गेट कंट्रोल। ऐड पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कॉलम को ऐड करो आप। ऐड करने का मतलब ये है हमारा यहाँ से, रुको आप उसको होम में जाओ, आप यहाँ पे पहले इसको कमेंट करते हैं। इससे अगर हम बोले हम यहाँ से आपको डेटा टेबल, ठीक है, शीट नंबर की आपने ए बोला क्योंकि एक ही कॉलम एक्टिवेट थी इसलिए ए आया। हम यहाँ पे आए और हमने बी बोल दिया। बी कॉलम है ना यहाँ पे, बट वो एक्टिवेट नहीं है, नहीं तो आपके पास लिस्ट में वो आ जाती। आपके पास कोई भी रो एक्टिवेट कराने के लिए आपके पास क्या था, सेट करंट रो, बट कोई भी कॉलम एक्टिवेट कराने के लिए आपके पास वो मेथड नहीं है, वो करंट रो करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे बी किया है इसको। फिर आपका कॉलम शीट नंबर 2 इक्वल टू, हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट पहली रो होगी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे संदीप आ जाए। ठीक है, बट बोलता क्या है आपका कि कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो बी कॉलम था ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं था। अब आपको बी कॉलम ऐड करवाने के लिए आपको ऐड पैरामीटर की जरूरत पड़ती है कि एक बार आपको ऐड एक्टिवेट तो करना ही होगा। हाँ, किसी भी कॉलम को एक्टिवेट करने के लिए वन टाइम आपको नीड होती है ऐड पैरामीटर की, वन टाइम। लेकिन सेकेंड टाइम अगर आप डेटा फिर से देना चाहते हो आप सेकेंड रो में, तो फिर से अगेन ऐड पैरामीटर को फॉलो नहीं करोगे आप। यहाँ पे आप जाओ, इसको से आप यहाँ पे हो, आप इसको आप हटाएं, हम यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसको। यहाँ पे आप आओ, डेटा टेबल है आपका, यहाँ पे डॉट है आपका, यहाँ पे ऐड पैरामीटर। यहाँ पे आप आए, आर्गुमेंट आपको दिख नहीं रहा है, ये 10.11.0 में दिख रहा था। ठीक है, पैरामीटर था आपका कॉलम का नेम और आपकी वैल्यू, दो आपकी मेन होती हैं। यहाँ पे वैसे हेल्प नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ऐड नहीं दिख रहा है, हम जानते हैं, इसलिए हम ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया हमने, जैसे NM। फिर आपने यहाँ पे दिया कोई भी डेटा आपने दे दिया। यहाँ पे आप आए, कुछ ऐसे वर्क हैं इसमें जो सही नहीं है UFT में, जैसे इसका हेल्प ओपन नहीं होता है सही से। NM आपकी एक कॉलम है, आपका रन हुआ बट आपने देखा नहीं क्योंकि हमने डिबग नहीं किया था। रन टाइम पे चलती है ना चाहिए, रन टाइम पे आएंगी फिर रन टाइम पे चली जाएंगी। NM है आपका, यहाँ पे वैल्यू है बट आपकी फर्स्ट रो में होगी। ठीक है, तो कॉलम एक बार ऐड, अगर एक बार एक्टिवेट हो गया है तो अगेन आप इसी के अंदर डेटा आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अब ये क्लियर हुआ आपका। हमारा क्वेरी जैसे है कि ये डेटा पूरा उठाओ और इसके अंदर आप 1 बाय 1 राइट करो आप। ठीक है, बताओ क्या करोगे। यूज ऑफ ऐड पैरामीटर करके कॉलम को एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, विदाउट कॉलम एक्टिवेट किए आप डेटा वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो आप।
जैसे सेट रो करंट रो विदाउट किए आप डेटा एंटर नहीं कर सकते रो में, वैसे यहाँ पे भी ये कॉलम भी एक्टिवेट करता है और रो भी आपकी बाय डिफॉल्ट पहली रो तो होती है एक्टिवेट। वैसे देखो ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब डेटा अगर आपको रखना है यहाँ पे, चलो सिनेरियो करते हैं हम यहाँ पे। आप लोग बताओ अपने लॉजिक को फॉलो करो आप यहाँ पे। सिनेरियो नंबर 2, इससे आपका है यहाँ पे कि पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे गेट रो काउंट कि कितने रो काउंट हैं, ठीक है। कंट्रोल C। अब आप क्या करोगे बताओ, आप लोग कुछ गलत सही बताओ तभी कर पाओगे आप। सारा डेटा बी में आ जाए ना। हाँ सारा डेटा बी में आ जाए तो रो काउंट कराते हैं। कर लिया मैंने। और फिर उसके बाद किसी एक रो पे एक्टिवेट कराएंगे। एक्टिवेट ऑलरेडी है पाँचों, एक ही करके डेटा उठाना पड़ेगा ना। पाँचों हैं बट कॉलम एक्टिवेट नहीं है। हाँ कॉलम को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तो- से डेटा ले रहे हैं। तो पहले एक्टिवेट करें, क्या करें अभी, अब आगे बताइए आप। विदाउट लूप को फॉलो किया आप डेटा। हाँ सेट करंट रो, क्योंकि ए वाला कॉलम तो एक्टिवेट है ना। हाँ तो क्या करें अभी बताओगे। तो सेट करंट रो यूज करेंगे डेटा टेबल डॉट माइनस पहला तो है वो एक और वेरिएबल next बनाते हैं, हम्म। उसमें वो फॉर्मूला लगाते हैं कि वो जो आप मल्टीप्लाई करते हो, माइनस करते हो, प्लस करते हो, उसको लेके क्या करोगे उससे आप? हमें एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे एक्टिवेट कराएंगे, फिर उस कॉलम का डेटा मैच कराएंगे। देखो 1 की डेटा यहाँ पे जाए 5 में, चलो ठीक है, क्या करोगे आप बताओ। एक दूसरा वेरिएबल बना के वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे पहले आप ऐसे ही करो, आप 1 to 1 1 to 1 1 to 1 ऐसे। डेटा उठ के आएगा। चलो यहाँ पे Get value से देखो डेटा उठाएगा। फॉर किया आपने यहाँ पे, आई इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 2 आपने लिखा है यहाँ पे RWCNT, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आते हो, आप डेटा को आप पुल करते हो डेटा टेबल आपने फ्रॉम A, ठीक है। और कहाँ से सीट नंबर 2 से, ठीक है। और आप होम में जाते हो, V इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी। फिर यहाँ पे एंड में जाते हो आप यहाँ पे, इसमें XYZ बनाएगा ना, ये पुल करेगा भाई। हाँ। फिर हमने लिखा है यहाँ पे डेटा टेबल, ठीक है। डॉट आपका है यहाँ पे गेट्स डेटा टेबल, डॉट आपका यहाँ पे गेट सीट की आईडी कितनी है आपकी यहाँ पे 2, और डॉट आपका है यहाँ पे ऐड पैरामीटर है आपका यहाँ पे। और आपने यहाँ पे पैरामीटर में दे दिया जैसे आपका NM, ठीक है, सही है। वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे डेटा टेबल डॉट आपका है यहाँ पे गेट सीट की आईडी कितनी है आपकी यहाँ पे 2, और डॉट सेट नेक्स्ट रो, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे या तो सेट करंट रो कर लो या तो सेट नेक्स्ट रो। जहाँ देखो पहली बार फोकस आपकी पहली रो पे होगी, तो पहली रो से डेटा आपकी आ गई। फिर आपने क्या किया, एक नया कॉलम ऐड किया, डेटा आपने दे दिया। फिर आपको दूसरी बार सेट नेक्स्ट रो सेकंड रो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको, सही है ना। डिबग करो, सही है नहीं, बोल नहीं रहे हो आप लोग, लग नहीं रहा है तो क्या गलत लग रहा है बताओगे। एक्चुअली वो पहली रो ही फोकस कर रहे थे, तो एक्सप्लेनेशन नहीं नेक्स्ट रो तो हमने लगाया है ना फिर यहाँ पे। तो ऐड पैरामीटर वाले में जो रो एक्टिवेट होगी, फोकस होगा जिस पे, उसी में तो वैल्यू डालेगा, तो चलेगा, सही चलेगा, फिर सही चलेगा। यहाँ वो पे हर बार जो हमारा दूसरा वाला कॉलम है उसी में ही वो करता रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे होता रहेगा।
हर एक बार एक नया पैरामीटर आप ऐड करवाओगे आप, जबकि हमको चाहिए था एक ही बार पैरामीटर ऐड हो और उसी के अंदर डेटा जाए आपका। ठीक है, लूप से बाहर हो जाओगे आप, बट हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। एक ही का भाई पैरामीटर तो आपको एक ही बार ऐड करना होगा ना। अब जब एक बार ऐड हो गया तो दोबारा क्यों इसको फॉलो कर रहे हो आप? देखो यहाँ पे आप आओ, इसको कंट्रोल एक्स करो आप, यहाँ पे लूप के बाहर रखो आप इसको। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे ब्लैंक डेटा दे दो पहली बार, फिर आप यहाँ पे उठाओ आप इसको जो भी है यहाँ पे कंट्रोल सी करो आप यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कंट्रोल वी किया आपने यहाँ पे, इक्वल टू आपने, और यही वी डेटा। और किस में, लेकिन एनएम वाले कॉलम में। आपको पता है कि एनएम की कॉलम रन टाइम पे का ऐड होगी, एक एनएम नाम की एक कॉलम रन टाइम पे ऐड होगी, उसी में आपकी ए वाली डेटा आपकी जाएगी। यहाँ पे आप रन करो, देखो इसको डिबग फ्रॉम द स्टेप की आपने यहाँ पे F11 एक पैरामीटर ऐड हुआ, पहली बार पहली रोज डेटा आया आपका यहाँ पे फोकस। ठीक है, तो ये आपका डेटा ऐसे आ सकता है। अगर आपको बोलना होता है कि जैसे आपका कंट्रोल सी करो आप यहाँ पे, कंट्रोल वी, हमको ये 1 to 5 जो डेटा है यहाँ से हो आपका, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे हो, जस्ट अपोजिट में डेटा रहे। तो कैसे करोगे आप यहाँ पे बताओ? देखो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू इसके चले, जैसे हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं इसको, आप डॉट सेट करंट रो करो आप यहाँ पे, इसको हमने आई पास कर दिया, अभी आप किए थे इसको, और हमने यहाँ पे डॉट आपका सेट करंट रो, बट कौन सा, जैसे आपका ये आई है वही हमने किया था ना आपका यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कितना आपका यहाँ पे, नहीं अरे यार, रो काउंट कितना है आपका यहाँ पे, रो काउंट -1 माइनस आपका आई और +1 हो गया आपका सेट करंट रो। पहली बार 5, दूसरी बार 4, फिर 3 2 1। हम यहाँ पे गए इसको, और चाहो तो यहाँ पे आप वेट लगा लो, आप वेट 2 करो आप यहाँ पे, रन किया आपने यहाँ पे इसको, रन फ्रॉम द स्टेप किया आपने यहाँ पे। ठीक है, 5 4 3 2 1 ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छा देखो, फिर से हम गेट सेट करें हम यहाँ पे, डॉट करो आप यहाँ पे, देखो डिलीट पैरामीटर आप जानते हो, रन टाइम पे कोई भी एक पैरामीटर हम डिलीट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए बोला, या तो हमने पहला दिया इसको। ठीक है, डिलीट पैरामीटर में ऐसा कर दो बस। ठीक है, तो रन टाइम पे ही सिर्फ डिलीट होगी। यहाँ पे आप आए, डिबग फ्रॉम द स्टेप्स। ठीक है, तो कोई भी कॉलम डिलीट हो सकती है। इनका यूज ऐसा ही है कि आप एक्सपोर्ट के टाइम पे
जैसे आप नहीं चाहते कि कोई एक कॉलम जाए, यहाँ पे पूरी सीट तो जाए बट कोई एक कॉलम नहीं जाए, तो चाहो तो आप उसको डिलीट कर लो आप। वन का मतलब है कॉमन नो। तो रन टाइम पर डिलीट हो सकती है ऐसे। फिर से आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी करो आप, यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट किया आपने, यहाँ पे गेट रो करंट रो, ये आप जानते हो, आप बता चुका हूँ पहले ही। गेट पैरामीटर अभी आगे हम बताएंगे इस पर। एक है आपका गेट पैरामीटर काउंट, ये बोलता है आपका कॉलम काउंट। रो काउंट आप देख चुके हो आप। गेट पैरामीटर काउंट का मतलब होता है कॉलम काउंट एज ए। यहाँ पे आप आए मैसेज बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे आप आए रन फ्रॉम द स्टेप की, अपने यहाँ पे एक ही कॉलम है ना, तो एक ही आएगा। अगर आप यहाँ पे दो दो कॉलम ऐड किए होते ऐसे, जैसे हम यहाँ पे दें ऐसे, तो दो कॉलम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। भले ही ये डेटा अब नहीं है बट कॉलम एक्टिवेट है, अब आपका दो कॉलम है ए और बी। तो रिटर्न करता है कितने कॉलम एक्टिवेट। हाँ, कॉलम काउंट, ठीक है। एक तरह से आपका ये कॉलम काउंट ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट करो आप, यहाँ पे देखो नेम क्या रिटर्न करता है आपका। डॉट नेम एक प्रॉपर्टी है जो नेम रिटर्न करेगा, जिसके ऊपर लगा है। तो किसके ऊपर लगा है? ये सीट के ऊपर, ठीक है। तो गेट सीट 2 और आपको रिटर्न करेगा ऐसे। ये आपको कुछ ऐसे रिटर्न कर दिया। एक्शन 1 ये किसी कॉलम पे भी लग सकता है, कॉलम का नाम है लेना हो। हाँ हाँ, तो कॉलम के लिए अलग से बताते हैं ना आपको, टेंशन मत लो। कॉलम का कैसे लेंगे बताते हैं आप, टेंशन मत लो, हम सभी बताएंगे आप, और उसका नंबर आने दीजिए। कंट्रोल सी करो आप, यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट है आपका यहाँ पे। देखो ये तीनों तो आपको पता चल गया, प्रीवियस भी पता चल गया एक तरह से, भले ही नहीं किया हूँ। सेट करंट रो, सेट ये भी हो गया, नेम भी हो गया आपका, गेट करंट रो काउंट हो गया, गेट पैरामीटर काउंट भी हो गया आपका। यहाँ पे गेट पैरामीटर नहीं हुआ है। गेट करंट रो आपको जानते हो आप, फोकस आप रो नंबर देगा। डिलीट पैरामीटर हो चुका, ऐड पैरामीटर हो चुका। ये नहीं हुआ गेट पैरामीटर काउंट। क्या गेट पैरामीटर काउंट यही भी किया ना हमने, गेट पैरामीटर काउंट। अब गेट पैरामीटर हम बता रहे हैं। गेट पैरामीटर का मतलब होता है किसी भी एक कॉलम का आप इंस्टांस बना रहे हो, आप ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे देखो कि कोई भी एक कॉलम को हमने यहाँ पे लिया, जैसे हमने 1, फिर आपने यहाँ पे डॉट किया, तो आपके किसी भी एक कॉलम पैरामीटर के लिए इतने टाइप के मेथड रहेंगे। डॉट नेम का मतलब होता है आपका कि किसी भी एक कॉलम का रिटर्न करेगा नेम, ठीक है, कि आपका वो कॉलम जो आपने नंबर दिया उसका नेम क्या है। यहाँ पे ABC या तो चेंज पैरामीटर नेम है तो वही देगा आपका। वैल्यू भी क्या लेगा, XYZ मान देगा ये रॉ वैल्यू। हाँ और सारा नहीं
क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे डॉट नेम लिखा है, ऐसे रॉ वैल्यू भी फॉर्म होगा। तो उसका नंबर आने दीजिए ना, क्यों आप जल्दबाजी कर रही हैं? ठीक है सर, यहाँ पे आपका है, देखो डॉट है आपका, यहाँ पे एक होता है रॉ वैल्यू। रॉ वैल्यू का मतलब होता है जो फार्मूला यहाँ पे राइट होते हैं। जैसे हम जाएं यहाँ पे, यहाँ पर हमने लिखा है SANDEEP, ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ पे, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे HLO हेलो, ठीक है। हमने यहाँ पे गए, इसको एक मेथड होता है आपका इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ऐसे, ये एक्सेल का फार्मूला है। हम यहाँ पे गए, इसको फिर कॉमा आपका यहाँ पे, और हमने यहाँ पे फिर इसको हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया, संदीप और हेलो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमको ये फार्मूला चाहिए कि अगर आपका कोई भी एक एक्सेल है तो कौन कौन से सेल में फार्मूला आपका रिटर्न है। ऐसे भी हम सर्च कर सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ऐसे जानना है, यहाँ पे देखो रॉ वैल्यू आपको यही रिटर्न करेगा कि आपका सीट नंबर 2 के पहले वाले कॉलम में, और जो रो फोकस्ड होगी, पहली रो फोकस होगी, तो आपको ये रॉ वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप आए तो ये आपको दे रहा है कि जो भी फार्मूला आपने यूज़ किया था इस सेल के लिए, ठीक है। ये रॉ वैल्यू पे नेम से बता रहा है क्या होगा। अगर आपका किसी भी एक सेल में रॉ वैल्यू नहीं है तो जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। जैसे हम बोले, हम यहाँ पे आपका डेटा टेबल डॉट आपका है यहाँ पे गेट सीट की आईडी कितनी है आपके यहाँ पे 2 डॉट आपका है यहाँ पे सेट नेक्स्ट रो, ठीक है। पहली बार फोकस कर देगा, दूसरे रो पे आ जाएगा। तो इस वाले सेल में तो फार्मूला है नहीं, जो है वही आपको रिटर्न कर देगा, ये आपको एरर नहीं देगा। ये वैल्यू और रॉ वैल्यू बोथ रिटर्न करता है। जिसमें रॉ वैल्यू होगा तो प्रायोरिटी आपको रॉ वैल्यू को मिल जाएगी। अभी आप इसको देखो, XYZ2 दिया क्योंकि आपका पहले सेट नेक्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो हुई आपका, और ये कॉलम के अंदर आपका कोई भी रॉ वैल्यू नहीं थी, तो XYZ2 आपको रिटर्न किया। तो ये पूरी रो का डेटा देगा, अगर जैसे दूसरे कॉलम में भी पूरी रो का नहीं दे रहा आपका, एक सेल की दे रहा है। देखो आपने क्या क्या फोकस किया है, पहले आपका सेल कैसे आती है, सेल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है आपका, रो और कॉलम। रो यहाँ पे क्या होता है, फोकस ऑफ रो, कॉलम क्या होता है, आप दिए हो आप। पूरी रो का डेटा एक साथ ऐसे कोई भी फार्मूला नहीं होता है शायद, इवन किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता कि आप एक साथ पूरी रो का डेटा उठा लो आप। तो ये एक कॉलम का डेटा दे रहा है, जो सबसे पहले कॉलम आया है, ये वाला ना XYZ2 दे रहा है ना आपको यहाँ पे। अगर संदीप को दूसरे कॉलम बी में भी डेटा होता तो उस केस में क्या करता है? अब यहाँ पे देखो रॉ वैल्यू में क्या दिया था आपका, नहीं वहाँ तो फॉर्मूला लगा हुआ है ना आपका, इसमें दूसरे रो में फॉर्मूला नहीं है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, क्या आएगा यही पता करना है। इसका क्यों आना चाहिए पहले आप ये हमें बताइए। कि आपने रो कहा कि रो, तो मुझे लगा पूरे रो का देगा। कहाँ रो कहाँ है उन्हें, रो काउंट है ना, रॉ वैल्यू है। पैरामीटर है ना वन। रॉ वैल्यू में क्या होता है, कच्ची वैल्यू, ठीक है, जो फार्मूला होता है। यहाँ पे आप जाते हो आप तो किसी एक सेल का डेटा देगा, आप दूसरे के लिए क्यों सोच रहे हो आप, ठीक, मुझे लगा पूरी रो का देगा। तो वो रो वैल्यू आप सोच रहे हैं, रॉ वैल्यू है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप आओ, फिर से अगेन Ctrl+C करो आप यहाँ पे, Ctrl+V, ठीक है, और डिलीट करो आप यहाँ पे इसको। तेरी को यहाँ पे आपका होगा ये वैल्यू प्रॉपर्टी। वैल्यू प्रॉपर्टी क्या करेगा आपका, यहाँ पे भले ही आपका वहाँ पे फार्मूला रिटर्न है, बट रिटर्न कितना देगा, जो आपकी वैल्यू दिखती है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू संदीप डैश हेलो, ऐसे
वैल्यू ये रिटर्न करेगा, रा वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, आपका फार्मूला। यहाँ पे आप जाओ, इसको इनको एक बार आप लोग देख लेना सही से। देखो ये कितना टाइम लगेगा? हाँ, देखो आपने नेम देखा, रा वैल्यू देखा, वैल्यू देखा। अब क्या है यहाँ पे, नेम और वैल्यू बाई रो। इसमें एक डिफरेंस क्या है, आपने नेम से उतारा है, ये भी आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू बाई रो। जैसे अगर आपको 5वीं डेटा चाहिए होती है 5वीं रो से, तो आप क्या करते हो, सेट करंट रो करते हो, या तो सेट नेक्स्ट रो 5 टाइम करो तो आप 5वीं पहुँच पाओगे आप। ठीक है, वैल्यू बाई रो क्या करता है, आपको यहाँ पे अपने नेम से बता रहा था कि आपको रो का नंबर आपको यहाँ पे रिटर्न करना होगा। इससे हमने बोल दिया 4th, विदाउट सेट नेक्स्ट रो किए आपको ये डेटा देगा 4th नंबर का। ये इसकी क्वालिटी थी। जबकि आप यहाँ पे देखोगे, आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपको दिखाना चाहें यहाँ पे तो m% करो आप यहाँ पे, ठीक है, फिर से ऐसे, फिर से m%, इसका ही हमको अगर निकालना है यहाँ पे डॉट गेट करंट रो क्या रिटर्न करता है, फोकस ऑफ रो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि वैल्यू हमको तो मिल गई 4थे नंबर से, लेकिन फोकस कहाँ पे ये भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पे रन करो आप, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे। 4th रो 4थी डेटा तो आई है पहले कॉलम से, लेकिन फोकस ऑफ रो कौन सी है आपके यहाँ पे, तो विदाउट फोकस चेंज किए आपको डेटा मिल जाती है वैल्यू बाई रो के थ्रू आप। ये और कितना बाकी है? कितना हो गया। हाँ, अभी 2 घंटे भी तो क्लास नहीं हुई है, हो गई ना? 2 घंटे हो गए, 3 बजे 3:15 पे स्टार्ट किया था आपने? तो 5:15 होने दीजिए। 5:15 ठीक है, कल कर लेंगे। नहीं अब 2-4 मेथड है अब आपके। डेटा टेबल आप उठाओ, यहाँ पे आप देखो कुछ मेथड देख लो आप। यहाँ पे डेटा टेबल है आपका, यहाँ पे डॉट है आपका, यहाँ पे देखो एक था रा वैल्यू जो हमने बताया था कि आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, एक वैल्यू है आपका डायरेक्ट, आप जानते हैं उसके बारे में कि हम वैल्यू लिखे, हम यहाँ पे कॉलम का नेम लिखे, फिर आपकी सीट की आईडी, या तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखे, हम दोनों आपकी सेम होती हैं। हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे कॉलम की आईडी सीट अब 2, और ऐसे, या तो ऐसे लिखे हम यहाँ पे, या तो हम यहाँ पे डॉट वैल्यू, दैट इज सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे होता है डॉट आपका होता है यहाँ पे रा वैल्यू जो डायरेक्ट होती है ऐसे रा वैल्यू, और आपने यहाँ पे दिया ऐसे रा वैल्यू, सॉरी। ठीक है, पैरामीटर कितना है आपका यहाँ पे, पहला कॉलम और सेकेंड सीट, तो सेम वही हुआ आपका। इसमें और इसमें आपका क्या डिफरेंस है बताइए। इसलिए हम आपको बोले थे लास्ट में हम बताएंगे। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। क्यों? वहाँ पे वो शीट दे रहे हैं, वहाँ पे शीट आपने मेंशन कर दी ब्रैकेट के अंदर, और देखो सीट और कॉलम दो ही चीज, ब्रैकेट सीट और पैरामीटर दो ही चीज़ें हम दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे भी दे रहे हैं, दोनों आर्गुमेंट। डेटा टेबल डॉट रा वैल्यू, यहाँ पे भी रा वैल्यू, डेटा टेबल से उठा रहे हैं, बस हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही था ऐसे, इसलिए हम बोले थे कि आपको एक ही टाइम पे दिखा देंगे वैसे। रा वैल्यू चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे, क्या होगा
यहाँ पे पाया इसको रन फ्रॉम द स्टेप, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें थी। अब आपका पेज डाउन करो आप यहाँ पे, फिर आप एक देख लो डेटा टेबल, फिर आपका है डार्ट करते हो आप यहाँ पे, आपका है यहाँ पे लोकल सीट या ग्लोबल सीट, ठीक है, यही दो बचे हैं ना। तो ग्लोबल सीट का मतलब क्या है आपका, या तो गेट सीट 1 कर लो आप यहाँ पे और डार्ट कर लो आप, सेम मेथड वही है जो हम आपको बता चुके हैं। या तो गेट सीट 1 कर लो आप, या तो ग्लोबल सीट लिख लो आप, सेम चीज़ें रहेंगी। या तो फिर आप लिख लो आप यहाँ पे डार्ट है ना आपका यहाँ पे, लोकल का मतलब क्या है आपका, इसी एक्शन की बात हो रही है। या तो आप गेट सीट 1 लिख लो आप, और मेथड वही है जो अभी हम बताए हैं आपको, ऐड पैरामीटर, डिलीट पैरामीटर, गेट करंट रो, गेट पैरामीटर काउंट, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। या तो गेट सीट 2 करो आप, या तो लोकल सीट कर लो, दैट इज सेम, ठीक है। तो ये थी आपके डेटा टेबल मेथड्स पूरे, इस पे आपके होंगे यहाँ पे सिनेरियो अब, ठीक है। सर स्क्रिप्ट नहीं करते ये स्क्रिप्ट तो मेल कर दे रहे हैं हम, लेकिन आप एक बार इस पर एक सिनेरियो करके आओगे। आपका सिनेरियो ये है आपका कि जो वर्कबुक हम इसमें है आपका, ठीक है, आप वर्कबुक के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप करके आओगे, थोड़ा सा देख लेना आप इसको, क्योंकि थोड़ा करोगे वर्क तो ही सही रहेगा। जो आपकी ये डेट फाइल है यहाँ पे, सिर्फ डिलीट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। देखो मुंबई, कंट्रोल C, कंट्रोल V, काउंट दिस स्ट्रिंग एंड पोजीशन, मतलब आपका रो नंबर एंड कॉलम नंबर विद द सीट नेम, ये आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। एंड हाउ मेनी टाइम्स इन द वर्कबुक, मुंबई और दिल्ली, ओनली मुंबई, ठीक है। कंट्रोल V, सिर्फ आपको मुंबई रिटर्न करना है, कितने टाइम्स हैं पूरी वर्कबुक में। पूरे वर्कबुक में। अभी आप इतना कर, ये इजी है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नोटपैड कुछ बनाया था, कर दिया, डिलीट कर दिया क्या? वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। क्या एक वो बनाया था अभी कुछ रहते क्या स्टार्टिंग में कहा यही ना इंपोर्ट करना, अच्छा वो वाला, हाँ उसमें खोल दो जरा डॉक्यूमेंट